और एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है जिससे एक हैंडसम सा लड़का बाहर आता है। वेलकम टू होम, उस लड़के ने कहा और एयरपोर्ट से बाहर आया। उसने देखा कि उसका भाई उसका इंतजार कर रहा है। वो अपने भाई के पास गया और उसे गले से लगाया। कैसा है आदि? उस लड़के ने पूछा। बिल्कुल ठीक अक्षत भाई, आदि ने कहा। चल घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे, अक्षत ने कहा। और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। घर में सब तैयारी कर रहे होते हैं और एक औरत सारा काम देखती है। जल्दी से सारा काम खत्म करो, अक्षत आता ही होगा, उस औरत ने नौकरों से कहा। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, गायत्री जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? सारे काम हो गए हैं। आप ना कुछ नहीं समझते हैं। मेरा बेटा 2 साल के बाद अपने घर वापस आ रहा है, उसका स्वागत तो अच्छे से होना चाहिए ना, गायत्री ने कहा। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पीछे से एक औरत ने आते हुए कहा। सुरेखा, अच्छा हुआ तुम आ गईं। अक्षत की पसंद का सारा खाना बन गया है ना, गायत्री ने पूछा। जी दीदी, सारा खाना बन गया है, सुरेखा ने कहा। बहू तू चिंता ना कर, सब हो गया है, पीछे से एक औरत ने आते हुए कहा। जी माँ जी, गायत्री ने कहा। सुरेखा, अभिनव कहाँ है? गायत्री के पति राज ने कहा। जी वो अंदर हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, सुरेखा ने कहा और अंदर चली गई। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग युवराज, राज ने कहा। क्या बात है, लगता है सब बहुत बिजी हैं, युवराज ने कहा। बिजी तो होंगे ना भाई, अक्षत भैया आ रहे हैं, एक लड़के ने आते हुए कहा। गुड मॉर्निंग समर, युवराज ने कहा। मॉम, अक्षत भाई के आने में अभी टाइम है, तब तक हमें नाश्ता दे दीजिए, समर ने कहा। तभी एक खूबसूरत सी लड़की नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। थैंक यू अदिति भाभी, वरना हमें लगा था जब तक भाई नहीं आएंगे हमें भूखा रहना पड़ेगा, समर ने कहा। समर नाश्ता करने वाला होता है, तभी एक लड़का आकर उसके हाथ से पराठा ले लेता है और खाने लगता है। छोटी माँ, निखिल ने फिर से मेरा पराठा ले लिया, समर ने चिल्लाते हुए कहा। तभी सुरेखा वहाँ आती है और कहती है, निखिल तू कभी सुधरेगा? कभी नहीं माँ, निखिल ने पराठा खाते हुए कहा। जाने दीजिए छोटी माँ, ये दोनों नहीं सुधरेंगे, युवराज ने कहा। अदिति बेटा, मेरे साथ अंदर चलो, कुछ काम है, सुरेखा ने कहा। जी छोटी माँ, अदिति ने कहा। फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर अदिति ने पूछा, छोटी माँ श्रेया उठ गई? हाँ, बहुत मुश्किल से उठाकर आई हूँ, आती ही होगी, सुरेखा ने कहा। कुछ देर में अक्षत आ जाता है, सब उसे गले लगाते हैं। गायत्री उसकी आरती उतारती है। अक्षत भाई, मेरे लिए क्या लाए हो? श्रेया ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ, अक्षत ने कहा। तो दीजिए ना, श्रेया ने कहा। श्रेया, पहले अक्षत को सुकून से बैठने तो दो, सुरेखा ने कहा। कोई बात नहीं छोटी माँ, वैसे दादू और मेरी प्रिंसेस कहाँ है? अक्षत ने पूछा। आपकी प्रिंसेस दादू को वॉक पर ले गई है, आती ही होगी, आदिति ने कहा। ठीक है, वो आ जाए फिर सबके गिफ्ट साथ में देता हूँ, अक्षत ने कहा। तभी एक लड़की आती है और कहती है, भाई। अक्षत उसे देखता है और जोर से उसे गले लगा लेता है। कैसी है मेरी प्रिंसेस? बिल्कुल ठीक भाई, उस लड़की ने कहा। नैना, तुम्हारे दादू कहाँ हैं? दादी ने पूछा। यही तो हैं, नैना ने कहा। तभी सब देखते हैं कि दादू धीरे धीरे आ रहे हैं। अक्षत उनके पास जाता है और उनके पैर छूता है और कहता है, कैसे हैं आप दादू? ठीक हूँ बेटा, तेरी ये जो बहन है ना, उसके होते हुए मुझे कुछ कैसे हो सकता है? दादू ने नैना की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा चलो सब नाश्ता कर लो, नैना चलो बेटा, गायत्री ने कहा। जी माँ, नैना ने कहा। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। पूरे दिन अक्षत अपने दोस्तों से मिलता है और फिर रात में घर वापस आता है। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के लिए आते हैं। आज देखते हैं कि राज, अभिनव और युवराज कुछ परेशान हैं। क्या बात है राज, सब ठीक है ना? दादू ने पूछा। जी पापा, सब ठीक है, राज ने कहा। दादू, दरअसल बात यह है कि आज हमारे एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है, लेकिन मैं, चाचू, पापा सब बिजी हैं, तो मीटिंग कौन करेगा? और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसे छोड़ भी नहीं सकते, युवराज ने कहा। मैं करूंगा, अक्षत ने कहा। लेकिन अक्षत, तू अभी तो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट तू कैसे कर पाएगा? अभिनव ने कहा। कर लूंगा चाचू, मुझे एक कोशिश तो करने दीजिए, अक्षत ने कहा। ठीक है, वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है अक्षत, मीटिंग आज ही है, तुम कर लोगे ना? राज ने पूछा। जी पापा, अक्षत ने कहा। पापा आप देखना, मेरे अक्षत भाई बेस्ट करेंगे, नैना ने कहा। फिर राज, अभिनव, युवराज और अक्षत ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाकर अक्षत बहुत अच्छे से मीटिंग करता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। राज और युवराज ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीटिंग के बाद अक्षत किसी जरूरी काम की वजह से
ऑफिस से चला जाता है और राज, अभिनव और युवराज अपने क्लाइंट के साथ राज के केबिन में आकर बैठ जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा राज साहब, आपका बेटा बहुत होशियार है, उनके क्लाइंट मिस्टर खुराना ने कहा। जी वो तो है, राज ने कहा। राज साहब, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर लें, मिस्टर खुराना ने कहा। मैं समझा नहीं, राज ने कहा। मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे अक्षत और मेरी बेटी सोनिया की शादी हो जाए, मिस्टर खुराना ने कहा। ये सुनकर सब हैरान हो गए। माफ कीजिए मिस्टर खुराना, ये नहीं हो सकता, राज ने कहा। लेकिन क्यों? मेरी बेटी अमीर है, मॉडर्न है, मिस्टर खुराना ने कहा। मिस्टर खुराना, हमें हमारे बेटे के लिए कोई मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए, बल्कि एक संस्कारी लड़की चाहिए जो हमारे घर को जोड़ कर रख सके, जो मेरे बेटे को संभाल सके, उसे प्यार करे, राज ने कहा। आप जानते हैं ना मिस्टर राज, मैं ये प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ, मिस्टर खुराना ने गुस्से से कहा। मिस्टर खुराना, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, राज ने कहा। ये सुनकर मिस्टर खुराना वहाँ से चले जाते हैं। आपने बिल्कुल सही किया डैड, युवराज ने कहा। शाम को सब घर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी राज, अभिनव और युवराज आते हैं। प्रोजेक्ट कब से शुरू करना है पापा? अक्षत ने पूछा। अक्षत, हमने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है, युवराज ने कहा। क्यों? अक्षत ने हैरानी से पूछा। हमें बाद में पता चला कि वो क्लाइंट कुछ सही नहीं है, इसलिए, अभिनव ने कहा। छोड़िए ना ये ऑफिस की बातें, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है, समर ने कहा। कितना खाएगा यार, निखिल ने कहा। तुझे क्या प्रॉब्लम है, समर ने उसका जवाब दिया। फिर शुरू हो गए ये दोनों, आदि ने कहा। तभी एक आदमी अंदर आता है और कहता है, कैसे हैं आप सब? उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अरे राम भाई साहब आइए ना, गायत्री ने कहा। क्या बात है राम, इतने सालों बाद, दादी ने पूछा। जी मुंबई आया था, सोचा आप सबसे मिल लूं, बस इसलिए आ गया। लेकिन कहना पड़ेगा आपका परिवार आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला, राम ने कहा। सभी बच्चे राम के पैर छूते हैं। वैसे मैं एक और काम से भी आया हूँ, राम ने कहा। कैसा काम राम? दादू ने पूछा। मैं अक्षत के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, राम ने कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, खासकर अक्षत। रिश्ता अक्षत भाई के लिए कौन है अंकल? नैना ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ मेरे एक दोस्त हैं, वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़की बड़ी ही प्यारी है और बहुत संस्कारी भी। जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मेरे दिमाग में सिर्फ अक्षत का ख्याल आया। मैंने सोचा मैं आ ही रहा हूँ तो क्यों ना आप सबसे बात कर ली जाए, राम ने कहा। तुम्हारी बात सही है राम, लेकिन हम सबको इस बारे में आपस में बात करनी होगी, राज ने पूछा। समझता हूँ, राम ने कहा। अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और उन्हें देते हुए बोला, ये उस लड़की की तस्वीर है, आप लोग देखकर मुझे अपना फैसला सुना दीजिएगा, राम ने कहा और वहाँ से चला गया। अक्षत बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मुझे लगता है ये फैसला अक्षत का होना चाहिए, सुरेखा ने कहा। हाँ, लेकिन किसी को इस बारे में उससे बात करनी होगी, अभिनव ने कहा। अदिति, तुम उससे बात करो, तुम अक्षत की भाभी हो, तुम उसे अच्छे से समझा पाओगी, गायत्री ने कहा। जी माँ, अदिति ने कहा। और कोई भी अक्षत को परेशान नहीं करेगा इस बारे में, सुरेखा ने सभी बच्चों से कहा। लेकिन छोटी माँ, हम तस्वीर तो देख सकते हैं ना, नैना ने कहा। हाँ क्यों नहीं, दादी ने कहा। नैना ने लिफाफा खोला और तस्वीर निकाली और देखते ही कहा, वाह ये तो बहुत सुंदर है। नैना ने सबको तस्वीर दिखाई, सभी को बहुत पसंद आई। उस तस्वीर, उस लड़की का नाम भी था अक्षरा, बहुत प्यारा नाम है, गायत्री ने कहा। लेकिन अक्षत भाई के लिए किसी छोटे शहर की लड़की क्यों, श्रेया ने पूछा। श्रेया, बात छोटे या बड़े शहर की नहीं है, बात अच्छे और बुरे की है, गायत्री ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन श्रेया ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मुझे तो अक्षरा बहुत पसंद आई, मुझे पूरा यकीन है कि अक्षत भाई भी इसे मना नहीं कर पाएंगे, नैना ने कहा। युवराज और अदिति अक्षत के कमरे में जाते हैं और देखते हैं अक्षत अपने बेड पर लेटा हुआ है। क्या सोच रहे हो भाई, युवराज ने पूछा। कुछ नहीं भैया, अक्षत ने कहा। तुम अभी नीचे जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो ना, अदिति ने कहा। भाभी शादी, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, अक्षत ने कहा। तो अब सोच लो, और वैसे भी अब शादी की उम्र हो गई है, युवराज ने कहा। अक्षत, तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है क्या, अदिति ने पूछा। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, क्या मैं शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ, अक्षत ने कहा। तुझे पता है अक्षत, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था, लेकिन तेरी भाभी के आने के बाद
मेरी लाइफ बदल गई है। अदिति ने मुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने हमेशा मुझे समझा है। इसलिए कह रहा हूँ, लाइफ में हम सफर का होना बहुत जरूरी है और यही सही वक्त है शादी का। इस उम्र में तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। युवराज ने अक्षत को समझाते हुए कहा, अक्षत कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें सही लगे तो बस एक बार उस लड़की से मिल लो। ये उसकी तस्वीर है। आदित्य वो तस्वीर अक्षत की टेबल पर रख देती है। फिर युवराज और अदिति वहां से चले जाते हैं। कुछ देर तक अक्षत उस लिफाफे को देखता है, फिर उसे हाथ में लेकर खोलता है और अक्षरा की तस्वीर को देखता है। ब्यूटीफुल, सिर्फ यही एक शब्द निकला अक्षत के मुंह से। रात में सब खाना खाने आते हैं और सबकी नजर अक्षत पर ही होती है। मैंने फैसला कर लिया है, अक्षत ने कहा। कैसा फैसला भाई? आदि ने पूछा। हाँ भाई, जल्दी बताओ, समर ने कहा, वरना हम सब खाना भी नहीं खा पाएंगे। निखिल ने कहा, तुम सब चुप करोगे? अक्षत तू बोल, युवराज ने कहा। मैं उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हूँ, अक्षत ने कहा। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। मैं जानती थी आपको अक्षरा बहुत पसंद आएगी, नैना ने कहा। ये सुनकर सभी नैना को ध्यान से देखने लगते हैं। नैना तू अक्षरा को जानती है? गायत्री ने पूछा। हाँ, मेरे कॉलेज में मेरा एक दोस्त है समीर, अक्षरा उसकी बड़ी बहन है। मैं पहले भी उनसे मिल चुकी हूँ और मुझे तो वो पहले से ही बहुत पसंद है, नैना ने कहा। अब हमारी नैना उसकी तारीफ कर रही है, फिर तो लड़की अच्छी ही होगी, अभिनव ने कहा। ठीक है, तो मैं राम को फोन करके बोल देता हूँ कि उन्हें बता दे कि हम कल ही लड़की और उसके परिवार से मिलना चाहेंगे, राज ने कहा। फिर सभी खाना खाते हैं। अगले दिन राम अक्षरा के घर जाता है। अक्षरा की माँ आरती और उसके पिता करुणेश उनका स्वागत करते हैं। अक्षरा और समीर भी उनके पैर छूते हैं। करुणेश, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, राम ने कहा। कैसी खुशखबरी? करुणेश ने पूछा। मैंने हमारी अक्षरा बिटिया के लिए लड़का ढूंढ लिया है और वो आज ही आपसे मिलना चाहते हैं, राम ने कहा। ये सुनकर सभी हैरान और खुश हो जाते हैं। लड़का कौन है राम? करुणेश ने पूछा। राम ने उन्हें अक्षत और उसके परिवार के बारे में सब बता दिया। लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? आरती ने कहा। सब हो जाएगा, माँ आप चिंता मत करो, समीर ने कहा। करुणेश, अक्षरा कुछ सोच रही है। क्या हुआ बेटा? तुम्हें कोई समस्या है तो तुम बता सकती हो, करुणेश ने कहा। नहीं पापा, मैं जानती हूँ आप और माँ मेरे लिए जो भी चुनेंगे वो अच्छा ही होगा, अक्षरा ने कहा। लेकिन अंकल, लड़के की फोटो तो दिखाइए, समीर ने कहा। राम ने सबको अक्षत की फोटो दिखाई। जब अक्षरा फोटो देखती है तो वह देखती ही रह जाती है। अच्छा चलो, अब सब काम पर लग जाओ, बहुत काम करने हैं, आरती ने कहा। लेकिन ये शिवांगी कहाँ है? आरती ने पूछा। माँ, शिवांगी दी बाहर गई हैं, आती ही होंगी, समीर ने कहा। ये लड़की भी ना दिन भर घूमती रहती है। समीर, उसे फोन कर और बोल अभी घर आए, आरती ने कहा। जी माँ। समीर शिवांगी को फोन करता है और फिर सब तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन दो लोग खुश भी होते हैं और नर्वस भी, और वो है हमारे अक्षत और अक्षरा। अक्षरा के कमरे में उसकी बहन शिवांगी उसकी तैयार होने में मदद करती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े घर से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, शिवांगी ने कहा। शिवांगी दी, हमारी अक्षरा दी है ही इतनी अच्छी, उनको देखने के लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा, समीर ने कहा। तभी अक्षरा की माँ आरती वहाँ आती है। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, आरती ने कहा। अच्छा, मैं नीचे जाती हूँ, ठीक है, कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। समीर भी उनके साथ चला जाता है। सिबी, मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ पापा को इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, अक्षरा ने कहा। दी, आप चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक होगा, शिवांगी ने कहा। कुछ देर बाद अक्षत और उसके घर वाले आ गए। करुणेश और आरती ने उनका स्वागत किया। अक्षत ने करुणेश और आरती के पैर छुए, फिर सबने मिलकर बातें की। हेलो, नैना ने समीर से कहा। हाय, समीर ने कहा। पर अक्षत की नजर बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। नैना और गायत्री ने ये देख लिया। बहन जी, हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हम जिससे मिलने आए हैं उसे तो बुलाइए, गायत्री ने कहा। जी, मैं अभी अक्षरा को लेकर आती हूँ, आरती ने कहा। आंटी, मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, अदिति ने कहा। हाँ बेटा, आओ ना, आरती ने कहा। फिर आरती और अदिति अक्षरा के कमरे में जाते हैं। तुम तो तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी हो, अदिति ने अक्षरा से कहा। मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त तुम नर्वस होगी, पर तुम्हें नर्वस होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, अदिति ने कहा। ये सुनकर अक्षरा अपना सर हिला देती है। फिर तीनों नीचे जाते हैं। अक्षरा सभी बड़ों के पैर छूती है। अक्षत सिर्फ उसे ही देख रहा होता है और अक्षरा ये महसूस करती है, लेकिन वो अक्षत की तरफ नहीं देखती है।
बड़ी ही प्यारी गुड़िया है, दादी ने कहा। फिर सब अक्षरा से बात करते हैं। अक्षरा बड़े ही अच्छे से सभी के सवालों का जवाब देती है। सब उसकी समझदारी पर बहुत खुश होते हैं। आदित्य, निखिल, समर, श्रेया, युवराज और अदिति सभी अक्षरा से बात करते हैं। हम सब ने तो अक्षरा से बात कर ली, अब जिन्हें शादी करनी है उन्हें भी तो बात करनी चाहिए। सुरेखा ने कहा, हाँ जरूर। अक्षरा बेटा, अक्षत को अपना कमरा दिखाओ, आरती ने कहा। जी आइए, अक्षरा ने धीरे से अक्षत से कहा। अक्षरा और अक्षत वहां से चले गए। शिवांगी भी वहां से जाने वाली थी, लेकिन आदि ने उसे रोक दिया। आप कहाँ जा रही हैं? आदि ने कहा। आपसे मतलब? शिवांगी ने कहा। वैसे मेरा नाम आदित्य है, मैं अक्षत भाई का छोटा भाई हूँ। आदि ने कहा। तो मैं क्या करूँ? शिवांगी ने कहा। कुछ नहीं, मैंने सोचा आपको बता दूं। आदि ने कहा। बता दिया, थैंक यू, कहकर शिवांगी वहां से चली गई। तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? समीर ने नैना से पूछा। बहुत अच्छा है, नैना ने कहा। वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारे भैया का रिश्ता मेरी बहन से हो रहा है, समीर ने कहा। पर मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे भी हमेशा से ही अक्षरा दी बहुत पसंद थी, और अगर वो मेरी भाभी बनेंगी तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, नैना ने कहा। वैसे तुम्हें सिर्फ अक्षरा दी पसंद है, मतलब उनकी फैमिली में और भी तो लोग हैं, तुम उन्हें भी तो पसंद कर सकती हो, समीर ने कहा। अभी के लिए तो मुझे सिर्फ अक्षरा दी पसंद है, बाद में कोई और पसंद आएगा तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकती, कहकर नैना वहां से चली जाती है और समीर मुस्कुराने लगता है। अक्षरा अक्षत को अपने कमरे में लेकर गई। अक्षत ने देखा, अक्षरा का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद अक्षत ने बोलना शुरू किया। हेलो, आई एम अक्षत। अक्षत ने कहा। मेरा नाम अक्षरा है, अक्षरा ने धीरे से कहा। अक्षरा अभी भी अक्षत को नहीं देख रही थी। अक्षरा, आज हम इसलिए मिले हैं कि अपने आने वाले कल के बारे में बात कर सकें। तो एक परिवार के बारे में आपका क्या ख्याल है? अक्षत ने पूछा। परिवार किसी के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। परिवार साथ हो तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अक्षरा ने कहा। मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ जो मेरे परिवार को जोड़कर रख सके, अक्षत ने कहा। मैं समझती हूँ, मेरे लिए भी मेरी फैमिली बहुत जरूरी है, अक्षरा ने कहा। वैसे मैंने सुना है आप डॉक्टर हैं, अक्षत ने कहा। जी, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, अक्षरा ने कहा। आप अपने जीवन साथी से क्या उम्मीद रखती हैं? अक्षत ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस वो मेरी इज्जत करे, मेरी फैमिली की इज्जत करे, अक्षरा ने कहा। यू नो व्हाट, मैंने सोचा था कि मैं शादी के लिए ना कर दूंगा, बट तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई है, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अक्षरा उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर बाद अक्षरा ने अपनी आंखें झुका ली, फिर दोनों चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद अक्षत ने कहा, चलें, बहुत देर हो गई है। जी, अक्षरा ने कहा। फिर दोनों नीचे आ गए। फिर क्या फैसला लिया तुम दोनों ने? गायत्री ने पूछा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ मॉम, अक्षत ने कहा। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। अक्षरा, तुम भी अपना फैसला बता दो बेटा, आरती ने कहा। मैं तैयार हूँ माँ, अक्षरा ने शर्माते हुए कहा। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। गायत्री ने अक्षरा को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है बेटा। फिर सुरेखा, अदिति, श्रेया और नैना ने भी अक्षरा को गले लगा लिया। फिर सबने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। भाई साहब, हमारी एक रिक्वेस्ट है, राज ने कहा। जी कहिए ना, करोड़ेश ने कहा। हम चाहते हैं कि कल का डिनर आप लोग हमारे साथ करिए और वहीं बच्चों की शादी की तारीख भी तय कर लेंगे, राज ने कहा। जी हमें मंजूर है, करोड़ेश ने कहा। अच्छा, अब हम चलते हैं, राज ने कहा। फिर अक्षरा ने राज के पैर छुए, लेकिन उसने उसे रोक दिया और कहा, बेटा आप हमारे लिए श्रेया और नैना जैसी ही हो, और हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। ये सुनकर आरती और करोड़ेश को बहुत खुशी हुई, ये जानकर कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिला है। शिवांगी और समीर ने अक्षत को बाय बोला। फिर सभी लोग बाहर चले गए। अक्षत और अक्षरा सबसे आखिरी में थे। बाय, अक्षत ने धीरे से अक्षरा से कहा। बाय, अक्षरा ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। ये देखकर अक्षत उसके थोड़े पास आया और अपनी उंगली से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, जब किसी से बात करते हैं तो आंखों में देखकर करते हैं। अक्षत को अपने इतना करीब पाकर अक्षरा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने धीरे से अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा, बाय। ये देखकर अक्षत मुस्कुराया और वहां से चला गया। अक्षरा की सांसें अभी भी तेज थीं। रात में अक्षत अपने कमरे में बैठा अक्षरा के बारे में सोच रहा था। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। कौन है, अंदर आ जाइए, अक्षत ने कहा। उसके कमरे का दरवाजा खुला और नैना अंदर आ गई। प्रिंसेस, आप कब से दरवाजा खटखटाने लगी, अक्षत ने पूछा। आदत डाल रही हूँ भाई, वो क्या है ना, अब आपकी शादी होने वाली है
तो मुझे आपके कमरे का दरवाजा खटखटा कर आना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं अभी छोटी हूँ, अगर मैंने आपको और भाभी को किसी गलत हालत में देख लिया तो। नैना ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। नैना, अक्षत ने कहा। अच्छा ठीक है, वैसे मैं ये बहुत जरूरी काम से आई थी। नैना ने कहा। कैसा जरूरी काम? अक्षत ने पूछा। नैना ने उसे एक चिट्ठी दी जिस पर एक नंबर था। ये अक्षरा दी का नंबर है, मुझे पता है आपने उनसे नहीं लिया होगा, तो मैंने समीर से ले लिया। नैना ने कहा। थैंक्स प्रिंसेस, अक्षत ने कहा। तभी आदि अंदर आया और कहा। क्या बात है नैना, तूने तो भाई को खुश कर दिया। अच्छा, तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तू खुश है, अक्षत ने कहा। मैं क्यों खुश होऊंगा? आदि ने कहा। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा तू कैसे शिवांगी को देखकर खुश हो रहा था। अक्षत ने कहा। भाई, आपको शिवांगी दी पसंद आ गई? नैना ने कहा। आप दोनों ना पागल हो गए हो, मुझे कोई पसंद नहीं आया, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर आदि बिना उन्हें देखे वहां से चला गया और नैना और अक्षत हंसने लगे। अच्छा भाई, मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट, नैना ने कहा। गुड नाइट प्रिंसेस, अक्षत ने कहा। फिर नैना वहां से चली गई। अक्षत ने अक्षरा का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया, लेकिन वो सोच रहा था कि वो अक्षरा को फोन करे कि नहीं। अक्षरा, शिवांगी और समीर अक्षरा के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। वैसे सच कहूँ दी, मुझे तो जीजू बहुत पसंद आए, शिवांगी ने कहा। हाँ मुझे भी, समीर ने कहा। आपको कैसे लगे? शिवांगी ने पूछा। ये सुनकर अक्षरा शर्माने लगी। क्या दी, मुझसे क्या शर्माना, मैं बहन हूँ आपकी, बताओ ना कैसे लगे आपको जीजू? शिवांगी ने कहा। वो बिल्कुल पापा की तरह है, एक समझदार इंसान, मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अक्षरा ने कहा। क्या बात है, शिवांगी ने कहा। तभी अक्षरा का फोन बजा। अक्षरा ने देखा, वो कोई अनजान नंबर था। सिबी दी, मुझे लगता है ये अक्षय जीजू का नंबर है, समीर ने धीरे से शिवांगी से कहा। मुझे भी यही लगता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, शिवांगी ने कहा। अक्षु दी, हम चलते हैं, गुड नाइट, शिवांगी ने कहा। और फिर शिवांगी और समीर वहां से चले गए। अक्षरा को उनका ऐसे जाना बहुत अजीब लगा। फिर उसने फोन उठाया। हेलो, अक्षरा ने कहा। हेलो, सामने से आवाज आई। कौन बोल रहा है? अक्षरा ने पूछा। ये सही है, मतलब आप अपने होने वाले पति को एक दिन में भूल गईं, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अक्षरा हैरान हो गई। सॉरी, वो मुझे पता नहीं था ये आपका नंबर है, अक्षरा ने घबराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, अक्षत ने कहा। वैसे आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अक्षत ने पूछा। नहीं, मैं बस सिबी और समीर से बात कर रही थी, अक्षरा ने कहा। फिर दोनों चुप हो गए। कुछ देर के बाद अक्षत ने कहा। बहुत देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। जी, अक्षरा ने कहा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, अक्षत ने कहा। जी, अक्षरा ने कहा। गुड नाइट, अक्षत ने कहा। गुड नाइट, अक्षरा ने कहा। फिर अक्षत ने फोन रख दिया और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन अक्षरा और उसके घर वाले अक्षत के घर आए। सबने उनका स्वागत किया। आपका घर बहुत खूबसूरत है भाई साहब, करुणेश ने राज से कहा। जी धन्यवाद, राज ने कहा। सभी अक्षरा से बातें करने लगे, लेकिन अक्षत और अक्षरा एक दूसरे को देख रहे थे। माँ, जब तक पंडित जी नहीं आते तब तक हम अक्षरा को घर दिखा देते हैं, अदिति ने कहा। हाँ क्यों नहीं, गायत्री ने कहा। फिर अदिति और नैना अक्षरा को घर दिखाने ले जाते हैं और जाते हुए अदिति अक्षत को इशारा कर देती है। अदिति और नैना अक्षरा को पूरा घर दिखाते हैं और सबसे आखिरी में अक्षत के कमरे के बाहर आते हैं। अब ये कमरा आपको कोई और दिखाएगा भाभी, नैना ने कहा। अक्षरा उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। तभी उसने देखा अक्षत वहां आ गया। अब हम नीचे जा रहे हैं, आप दोनों जल्दी आइएगा, अदिति ने कहा। फिर अदिति और नैना नीचे चले गए। चलें, अक्षत ने कहा। अक्षरा ने धीरे से अपना सर हिला दिया। फिर दोनों कमरे के अंदर गए। अक्षरा ने देखा कमरा काफी साफ सुथरा था। और ये है हमारा कमरा, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अक्षरा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। क्या सही तो कहा मैंने? हमारी शादी होने वाली है तो हम दोनों का सब कुछ एक दूसरे का होगा ना, अक्षत ने कहा। जी, अक्षरा ने कहा। वैसे तुम हमेशा इतना कम बोलती हो कि मेरे लिए ही ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, अक्षत ने पूछा। जी ऐसा नहीं है वो, मैं, अक्षरा बोल नहीं पा रही थी। अच्छा रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, अक्षत ने उसे संभालते हुए कहा। नीचे चलें, अक्षरा ने कहा और पलटकर जाने लगी, लेकिन अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अक्षत के छूते ही अक्षरा के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अक्षत उसके पास आकर इसके पीछे खड़ा हो गया। वैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अक्षत ने धीरे से कहा।
ये सुनते ही अक्षरा के चेहरे पर शर्म आ गई। अक्षत उसके अंदर चल रही हलचल को महसूस कर पा रहा था। उसने अक्षरा का हाथ छोड़ दिया और अक्षरा बिना उसे देखे वहां से चली गई। फिर दोनों नीचे आ गए। पंडित जी भी आ गए थे। पंडित जी, हमारे बच्चों की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए, दादी ने कहा। पंडित जी ने दोनों कुंडलियां देखी और कहा, दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है और आज से 2 दिन के बाद मंगनी और 1 महीने में शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? आरती ने कहा, आप चिंता मत करिए बहन जी, सब हो जाएगा। सुरेखा ने कहा, अक्षत भाई की शादी, बहुत मजा आएगा। श्रेया ने कहा, बिल्कुल। समर ने कहा, अक्षत अक्षरा, तुम दोनों को कोई ऐतराज तो नहीं है ना? राज ने पूछा। जी नहीं पापा, अक्षत ने कहा। जी नहीं, अक्षरा ने कहा। मतलब अब मैं आपको जीजू बोल सकती हूँ, शिवांगी ने अक्षत से कहा। और मैं आपको भाभी, आदि ने अक्षरा से कहा। ये सुनकर अक्षत और अक्षरा मुस्कुराने लगे। अगले दिन सभी लोग मिलकर शॉपिंग जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। अक्षत, नैना, श्रेया, समर, निखिल और आदित्य तैयार होकर नीचे आते हैं और देखते हैं एक आदमी वहां बैठा होता है। उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अभी भैया, नैना जाकर उसे गले से लगा लेती है। अभी कब आया तू, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अक्षत ने पूछा। नैना, कह दे अपने भाई से, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, अभी ने कहा। क्यों? अक्षत ने पूछा। क्यों, जैसे तुझे कुछ पता नहीं है? मतलब तूने अपने लिए लड़की ढूंढ ली, शादी तय हो गई और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? लोग सही कहते हैं, जब इंसान को लड़की मिल जाती है ना, तो दोस्त याद नहीं रहते, अभी ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। भाई, अभी की बात तो सही है, मतलब अक्षत अभी तेरा बचपन का दोस्त है और तूने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, युवराज ने कहा। अभी मैंने तुझसे कुछ नहीं छिपाया, मैं बस चाहता था कि मैं तुझे ये बात खुद बताऊं, अक्षत ने कहा। तू सच कह रहा है? अभी ने पूछा। बिल्कुल, अक्षत ने कहा। चल ठीक है, इस बार तुझे माफ कर देता हूँ, चल अब गले लग, अभी ने कहा और अक्षत को गले से लगा लिया। अच्छा, अब ये बता, भाभी से कब मिला रहा है? अभी ने पूछा। आज ही, समर ने कहा। हाँ, हम सब भाई की सगाई के लिए शॉपिंग पर जा रहे हैं, भाभी भी आ रही हैं, आप भी चलो हमारे साथ, आदित्य ने कहा। ठीक है, अभी ने कहा। फिर सब शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। मॉल में अक्षरा, शिवांगी और समीर सबका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर में सब आ जाते हैं। अक्षरा भाभी, इनसे मिलिए, ये हैं अभिराज भैया, यानी अभी भैया, अक्षत भाई के बेस्ट फ्रेंड। नैना ने अभी को अक्षरा से मिलवाते हुए कहा। हेलो अक्षरा जी, मैं अभी ने कहा। हेलो, अक्षरा ने कहा। वैसे अक्षरा जी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, अभी ने कहा। क्यों? शिवांगी ने पूछा। क्योंकि अक्षरा कितनी प्यारी है और उसे ये गधा मिल गया, अभी ने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा। सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अक्षत गुस्से से अभी को देखता है। अच्छा, अभी चलें, शॉपिंग भी करनी है, श्रेया ने कहा। हाँ चलो, अभी ने कहा। फिर सब अंदर चले गए। सभी शॉपिंग करने अंदर जाते हैं। सभी लड़कियां अपने लिए लहंगा देखती हैं। शिबानी और नैना एक एक करके बहुत सारे लहंगे अक्षरा को दिखाते हैं, लेकिन अक्षरा को कोई भी पसंद नहीं आता है। क्या दी, आपको एक भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा है? शिवांगी ने कहा। तभी अक्षत और अभी वहां आते हैं। क्या हो रहा है गर्ल्स, अभी ने पूछा। हम अक्षरा भाभी के लिए लहंगा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, नैना ने कहा। जीजू, आप ही कोई लहंगा पसंद कर दीजिए ना, शिवांगी ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी दी को मेरी पसंद पसंद आएगी, अक्षत ने पूछा। वो तो तेरी पसंद देखकर ही पता चलेगा, अभी ने कहा। फिर अक्षत कुछ लहंगे देखता है, जिसमें से उसे एक लाल और सफेद रंग का लहंगा बहुत पसंद आता है। क्या बात है जीजू, ये तो बहुत सुंदर है, शिवांगी ने कहा। मेरे भाई की पसंद है ही इतनी अच्छी, आदित्य ने आते हुए कहा। मैंने आपसे नहीं पूछा, शिवांगी ने कहा। मैंने भी आपसे नहीं कहा, मैंने भाभी से कहा। भाभी, आपको पसंद आया? आदित्य ने पूछा। जी बहुत सुंदर है, अक्षरा ने कहा। तो फिर भाभी, एक बार इसे पहनकर देख लीजिए, नैना ने कहा। अक्षरा लहंगा लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद वो लहंगा पहनकर बाहर आती है और अक्षत उसे देखता ही रह जाता है। क्या बात है भाभी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, नैना ने कहा। थैंक यू, अक्षरा ने कहा। अक्षरा ने देखा अक्षत उसे ही देख रहा था। ये देखकर अक्षरा शर्माने लगती है। अभी अक्षत के पास आता है और कहता है। अक्षत मेरे भाई, माना कि भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी ये बहुत सारे लोग हैं, तो अपने फीलिंग्स को काबू में रख। ये सुनकर अक्षत अपना चेहरा घुमा लेता है। क्या क्या बकवास कर रहा है, मैं उसे थोड़ी ना देख रहा था, मैं तो बस ऐसे ही
अक्षत ने कहा, कोई बात नहीं भाई, हमें पता है आप कहाँ देख रहे थे। आदित्य ने कहा, और सब हंसने लगते हैं। तभी बाकी सभी वहां आ जाते हैं। फिर सब लोग जेवर की दुकान पर जाते हैं। वहां नैना को एक हार बहुत पसंद आता है। नैना उसे लेने वाली होती है, लेकिन श्रेया उसे ले लेती है। नैना, ये तुझसे ज्यादा मुझ पर अच्छा लगेगा, है ना? श्रेया ने कहा। हाँ दी, क्यों नहीं, नैना ने कहा। तभी अक्षत वहां आता है और दुकान वाले से कहता है, भैया ऐसा ही एक और हार आज शाम तक मेरे घर आ जाना चाहिए। लेकिन भाई, नैना ने कहना चाहा, लेकिन अक्षत ने उसे रोक लिया और कहा, मेरी प्रिंसेस को कुछ पसंद आए और उसे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा घर फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ है, क्योंकि आज अक्षत और अक्षरा की सगाई है। सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी सारी तैयारियां पूरी करो, मेहमानों के आने का समय हो गया है। गायत्री ने नौकरों से कहा, जीजी आप शांत हो जाइए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सुरेखा ने कहा, सुरेखा तुम जानती हो आज मेरे अक्षत की सगाई है, मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रहे। गायत्री ने कहा, माँ कोई कमी नहीं होगी। अदिति ने आते हुए कहा, अच्छा चलो अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ, मैं अक्षत को देख कर आती हूँ वो तैयार हुआ कि नहीं। कहकर गायत्री अक्षत के कमरे में चली जाती है। अक्षत के कमरे में नैना और आदित्य अक्षत की मदद कर रहे होते हैं तैयार होने में। तभी गायत्री वहां आती है और अक्षत को देखते हुए कहती है, क्या बात है, मेरा बेटा आज बहुत हैंडसम लग रहा है, किसी की नजर ना लगे। कहते हुए गायत्री अक्षत के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। थैंक यू माँ, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, अक्षत ने कहा। और हम, नैना और आदित्य ने पूछा, तुम दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हो, गायत्री ने कहा। कुछ देर बाद सारे मेहमान आ जाते हैं और अक्षरा और उसके घर वाले भी आ जाते हैं। गायत्री और बाकी सब उनका स्वागत करते हैं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, दादी ने अक्षरा के चेहरे को छूते हुए कहा। दादी, हमारी अक्षरा दी तो हमेशा अच्छी लगती हैं, शिवांगी ने कहा। दादी, जीजू कहाँ हैं? समीर ने पूछा। अरे लो आ गया, अदिति ने सीढ़ियों से उतरते अक्षत को देखते हुए कहा। अक्षत सबके पास आया और उसने अक्षरा के माँ पापा के पैर छुए। जीते रहो बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो, अक्षरा के पापा ने कहा। थैंक यू पापा, अक्षत ने कहा। अक्षत ने अक्षरा को देखा, वो लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अक्षत और अक्षरा स्टेज पर आकर बैठ गए। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो, आदित्य ने शिवांगी से कहा। मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, शिवांगी ने कहा। अच्छा, और ये आपको किसने कहा? आदित्य ने पूछा। कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, कहकर शिवांगी वहां से चली जाती है और आदित्य मुस्कुराने लगता है। श्रेया, नैना, अदिति सब अक्षरा से बातें कर रहे थे। भाभी, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज, नैना ने कहा। हाँ, अक्षत भाई के होश ही उड़ गए होंगे, श्रेया ने कहा। वैसे हमारा अक्षत भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहा है, क्यों अक्षरा? अदिति ने अक्षरा को छेड़ते हुए कहा। ये सुनकर अक्षरा शर्माने लगी और बाकी सब उसे देखकर हंसने लगे। कुछ समय बाद रस्में शुरू हुई। सबसे पहले गायत्री ने अक्षरा को लाल चुन्नी उड़ाई और उसे आशीर्वाद दिया। फिर अक्षत के सभी घर वालों ने अक्षरा को कुछ गिफ्ट दिए। ऐसे ही अक्षरा के घर वालों ने अक्षत को गिफ्ट दिए। फिर अक्षरा और अक्षत ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सभी तालियां बजाने लगे और उन्हें बधाई देने लगे। सगाई के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी अक्षत का फोन बजता है और वह फोन को लेकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अक्षत वापस आता है और कहता है, माँ पापा, मुझे कल ही देहरादून जाना है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ऐसे अचानक देहरादून क्यों? राज ने पूछा। वो पापा, हमारे ऑफिस के नए प्रोजेक्ट के लिए, अक्षत ने कहा। पर अक्षत, तुम्हें क्यों जाना है? कोई और भी जा सकता है, दादू ने कहा। नहीं दादू, काम मैंने शुरू किया है तो मुझे ही जाना होगा, अक्षत ने कहा। ये सुनकर सभी उदास हो जाते हैं, खासकर अक्षरा। वैसे अक्षत, तुझे कितने दिन का काम है वहाँ? युवराज ने पूछा। 2 दिन का। क्यों भाई? अक्षत ने पूछा। तो मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम सब देहरादून चलें, वहाँ हमारा एक घर भी है, अक्षत का काम भी हो जाएगा और हमारी छुट्टियाँ भी, युवराज ने कहा। बहुत अच्छा आइडिया है भाई, वैसे भी कितने टाइम से हम सब कहीं बाहर नहीं गए हैं, श्रेया ने कहा। हाँ, सुझाव तो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है, राज ने कहा। हाँ, तुम्हारे दादू और मैं भी, दादी ने कहा। एक काम करो, तुम सारे बच्चे चले जाओ और अक्षरा, शिवांगी और समीर को भी साथ ले जाओ, गायत्री ने कहा। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? राज ने अक्षरा के पापा से पूछा। नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, अक्षरा के पापा ने कहा।
हाँ, लेकिन अगर आप भी आते तो ज्यादा अच्छा होता। अक्षत ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम सब फिर कभी चलेंगे साथ में। दादू ने कहा, तो ठीक है, कल हम सब देहरादून जा रहे हैं, मैं टिकट्स करवा लेता हूँ। युवराज ने कहा, हाँ बहुत मजा आएगा। शिवांगी ने खुश होते हुए कहा, हाँ शिवांगी दी, बहुत मजा आएगा। नैना ने कहा, अच्छा भाई साहब हम चलते हैं। राज ने अक्षरा के पापा से कहा। फिर अक्षरा और अक्षत ने सबका आशीर्वाद लिया और सभी जाने के लिए बाहर आ गए। सिर्फ अक्षत, अक्षरा और अभी ही बचे थे। अभी ने देखा कि अक्षत अक्षरा से बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। अक्षरा जी, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? अभी ने कहा। जी, कहकर अक्षरा अंदर चली गई। उसे लेकर जल्दी बाहर आना और थैंक यू बाद में कह देना, अभी ने अक्षत से कहा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद अक्षरा पानी लेकर बाहर आई। उसने देखा अभी वहाँ नहीं है। अभी कहाँ गए? मैं पानी लेकर आई थी, अक्षरा ने अक्षत से कहा। अक्षत अक्षरा के थोड़ा पास आया, जिसे देखकर अक्षरा थोड़ा नर्वस हो गई और नीचे देखने लगी। बाय, अक्षत ने धीरे से कहा। बाय, अक्षरा ने कहा। जब किसी से बात करते हैं तो उसकी तरफ देखकर करते हैं, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अक्षरा अक्षत की तरफ देखने लगी और धीरे से कहा, बाय। ये देखकर अक्षत मुस्कुराया और बाहर चला गया। अगले दिन सब देहरादून के लिए जाने के लिए निकलते हैं। सब एयरपोर्ट आते हैं और फ्लाइट में बैठ जाते हैं। शिवांगी अक्षरा के पास बैठने वाली होती है, तभी आदित्य वहां आता है और उससे कहता है, क्या कर रही हो? यहाँ भाई को बैठने दो, भाई और भाभी को थोड़ा समय बिताने दो अकेले में। बात तो सही है, फिर मैं कहाँ बैठूं? शिवांगी ने पूछा। तुम मेरे पास बैठ जाओ, आदित्य ने कहा, और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, शिवांगी ने कहा। फिर आदित्य के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। अक्षत और अक्षरा एक साथ बैठे थे। युवराज और अदिति एक साथ बैठे थे। श्रेया अपनी दोस्त सुहाना के साथ बैठी थी और निखिल और समर एक साथ बैठे थे। नैना और समीर एक साथ बैठे थे। प्लेन उड़ने वाला था। नैना को डर लग रहा था। समीर ने देखा तो कहा, वैसे तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो। नैना ने समीर का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। प्लेन उड़ने के बाद नैना ने आंखें खोली। तुम ठीक हो? समीर ने पूछा। हाँ थैंक्स, नैना ने कहा। कोई बात नहीं, हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है, समीर ने कहा। कुछ समय बाद सब देहरादून पहुंच गए और अक्षत के घर आ गए। ये घर कितना सुंदर है, शिवांगी ने कहा। सुंदर तो होगा ही, अक्षत भाई की पसंद है, नैना ने कहा। हाँ, लेकिन केयर टेकर कहाँ है? निखिल ने पूछा। वो छुट्टी पर है, उनका फोन आया था, युवराज ने कहा। श्रेया ने पूछा। क्या? तो अब खाना कौन बनाएगा? हाँ, भूख तो बहुत लगी है, समर ने कहा। कोई बात नहीं, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना देती हूँ, अक्षरा ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, अदिति ने कहा। कोई बात नहीं भाभी, आप जाइए, मैं बना लूंगी, अक्षरा ने कहा। लेकिन अक्षरा, अदिति ने कहा। भाभी प्लीज, अक्षरा ने उसे रोकते हुए कहा। ठीक है, अदिति ने कहा। फिर सब लोग अपने कमरे में चले गए और अक्षरा किचन में। कुछ समय बाद अक्षत वहां आया। उसने देखा कि अक्षरा खाना बनाने में बिजी है। अक्षत उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में कहा, क्या बन रहा है? अक्षत के ऐसे अचानक बोलने से अक्षरा डर गई। उसने पलटकर देखा। आपने तो मुझे डरा दिया, अक्षरा ने कहा। अच्छा, आई एम सॉरी, अक्षत ने कान पकड़ते हुए कहा। ऐसे अक्षत बहुत प्यारा लग रहा था। अक्षरा बस उसे देखती रह गई। मैडम, अगर आप मुझे ऐसे ही देखती रहेंगी तो आपका खाना जल जाएगा, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अक्षरा होश में आई और फिर से खाना बनाने में लग गई। वैसे क्या बना रही हो? अक्षत उसके बगल में खड़ा होते हुए बोला। पास्ता, सैंडविच और जूस, अक्षरा ने कहा। पास्ता मुझे बहुत पसंद है, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? अक्षत ने पूछा। कुछ खास नहीं, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, अक्षरा ने कहा। तुम्हें पता है तुम बहुत अलग हो, अक्षत ने कहा। पता है, सब कहते हैं, अक्षरा ने कहा। और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिली, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अक्षरा उसकी तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सब लोग खाना खाते हैं। वैसे आगे का क्या प्लान है? अभी ने पूछा। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग वाटरफॉल देखने चलें, श्रेया ने कहा। हाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा, शिवांगी ने कहा। ठीक है, चलते हैं, अक्षत ने कहा। फिर सब लोग तैयार होकर वाटरफॉल पर आ जाते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। सब लोग पानी में जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और बहुत मजा करते हैं। अक्षत और अक्षरा नदी के किनारे घूम रहे थे। तुम्हें ये जगह पसंद आई? अक्षत ने पूछा। बहुत, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, अक्षरा ने खुश होते हुए कहा। समीर ने देखा नैना एक जगह अकेले खड़ी है तो वो उसके पास आया।
नैना तुम भी चलो ना। समीर ने कहा, नहीं मैं नहीं आ रही, तुम लोग जाओ। नैना ने कहा, रहने दो समीर, वैसे भी उसे पानी से डर लगता है, वो नहीं आएगी। श्रेया ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। ये सुनकर नैना उदास हो गई और वहां से चली गई। इसकी समस्या क्या है? जब देखो नैना को परेशान करती रहती है। समीर ने श्रेया के ऊपर गुस्सा होते हुए कहा, तो चलो हम इसे परेशान कर देते हैं। शिवांगी ने कहा, कैसे? समीर ने पूछा। शिवांगी ने देखा श्रेया सुहाना के साथ पानी के किनारे खड़ी थी। शिवांगी उसके थोड़ा पास गई और उसे पानी में धक्का दे दिया। ये देखकर सब लोग हंसने लगे। श्रेया को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। अक्षत और युवराज उसके पास आए। श्रेया तू ठीक है ना? युवराज ने पूछा। और तुम पानी में कैसे गिर गईं? अक्षत ने पूछा। ये सब इस नैना ने किया है। श्रेया ने गुस्से में कहा, मैंने मैंने कुछ नहीं किया दी। नैना ने कहा, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये सब तूने ही किया है। श्रेया ने कहा। श्रेया बस सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, घर चलो सब। अदिति ने कहा। फिर सब घर आ गए। श्रेया क्या जरूरत थी सबके सामने ऐसा बोलने की? अक्षत ने कहा, भाई आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है। श्रेया ने थोड़ा तेज आवाज में बोला। श्रेया तुम अक्षत भाई से इस तरह बात नहीं कर सकती। आदि ने कहा, ओ प्लीज अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरे भाई से किस तरह बात करनी है। श्रेया ने कहा। श्रेया अपनी हद में रहो। समर ने श्रेया को चुप कराते हुए कहा, आप मुझे क्यों कह रहे हो समर भाई? आप भी जानते हो और मैं भी कि जब से ये आदि और नैना आए हैं तब से अक्षत भी सिर्फ उनसे ही प्यार करते हैं। हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। हमेशा सिर्फ नैना और आदित्य ही होता है, जबकि ये दोनों हमारे सगे भाई बहन है ही नहीं। श्रेया ने कहा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अगले दिन अक्षरा और उसके घर वाले नैना के जन्मदिन के लिए अक्षत के घर आते हैं। अक्षरा और शिवांगी सबके साथ मिलकर पार्टी की तैयारी करती हैं। समीर नैना के साथ कॉलेज में होता है। दी मुझे अभी भी लगता है आपको जीजू को अपने बर्थडे के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बाद में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। शिवांगी ने कहा। नहीं शिवांगी, हम नहीं बता सकते, आज नैना का दिन है, हमें उसे खुश करना है। अक्षरा ने कहा। पर दी, शिवांगी कहने वाली होती है तभी आदित्य वहां आ जाता है। क्या बातें हो रही है? आदि ने पूछा। तुमसे मतलब हम कुछ भी करें? शिवांगी ने कहा। देखा भाभी, आपकी बहन को बात करने की तमीज ही नहीं है। मैंने सीधा सा सवाल किया, ये नहीं कि उसका सीधा सा जवाब दे। आदित्य ने कहा। शिवांगी उसे घर दिखाती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद समीर और नैना घर वापस आते हैं। नैना घर को सजा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैना, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी लोग उसे विश करते हैं। थैंक यू, नैना ने कहा। नैना बेटा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, आप इस घर की बेटी हैं और यही सच है। और आदित्य, ये बात आपके लिए भी है। दादू ने कहा। जी दादू, आदित्य ने कहा। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। नैना ने कहा। थैंक यू बाद में कह लेना, पहले केक काटें। समर ने कहा। हाँ चलो, अदिति ने कहा। फिर सब केक काटने के लिए केक लेकर आते हैं, लेकिन केक एक नहीं दो होता है। अदिति बेटा, दो दो केक क्यों? गायत्री ने पूछा। माँ, अब बर्थडे दो लोगों का है तो केक भी तो दो ही होने चाहिए ना? अदिति ने कहा। दो लोगों का? दूसरा किसका? राज ने पूछा। अक्षरा का। अक्षत ने अक्षरा की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी लोग हैरानी से अक्षरा को देखते हैं। भाई साहब, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अक्षत के पिता ने अक्षरा के पिता से कहा। जाने दीजिए पापा, ये लोग हमें अपना ही नहीं समझते। अक्षत ने कहा। ऐसा नहीं है, अक्षरा ने कहा। अक्षत सही कह रहा है। अक्षरा, आपने सोचा भी कैसे कि हम अपनी एक बेटी की खुशी के लिए अपनी दूसरी बेटी को इग्नोर कर देंगे? गायत्री ने कहा। भाभी, आपने ये अच्छा नहीं किया। आदि ने कहा। आई एम सॉरी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अक्षरा ने उदास होते हुए कहा। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। गायत्री ने कहा। कैसी शर्त? अक्षरा ने पूछा। यही कि आज के बाद आप या कोई भी हमसे कुछ नहीं छुपाएगा। गायत्री ने कहा। जी माँ, मैं वादा करती हूँ। अक्षरा ने कहा। अच्छा छोड़िए ये सब, चलिए अब केक काटें। आदिति ने कहा। फिर अक्षरा और नैना केक काटते हैं और सबको खिलाते हैं। अक्षरा केक लेकर अक्षत के पास जाती है, लेकिन अक्षत उसे बिना देखे वहां से चला जाता है। ये देखकर अक्षरा उदास हो जाती है। शिवांगी और समीर उसके पास आते हैं। लगता है जीजू अभी भी नाराज हैं। समीर ने कहा। नाराज तो होंगे ही ना दी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें जीजू से ये बात नहीं छिपानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अक्षरा ने कहा।
तुम लोग चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। कहते हुए अक्षरा अक्षत के पीछे चली जाती है। अक्षत अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होता है। अक्षरा उसके पास आती है और अपने कान पकड़ते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन अगर आप इस तरह मुझसे नाराज रहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, और जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उसका क्या? अक्षत ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अक्षरा ने लगभग रोते हुए कहा। अक्षत से उसका रोना नहीं देखा गया, इसलिए उसने पलटकर अक्षरा को गले से लगा लिया। ठीक है, लेकिन आखिरी बार, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अक्षरा ने हाँ में सिर हिला दिया। एक बात हमेशा याद रखना अक्षरा, तुम भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो जितना मेरा परिवार, अक्षत ने उसे देखते हुए कहा। अक्षरा ने कुछ नहीं कहा और उसे गले से लगा लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। अगले कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अक्षत को अपने ऑफिस के काम की वजह से कुछ दिनों के लिए अमेरिका जाना पड़ा। गायत्री और नैना अक्षरा से मिलने उसके घर आते हैं। अरे गायत्री जी, आइए ना, आरती ने उनका स्वागत करते हुए कहा। नमस्ते, कैसी हैं आप लोग? गायत्री ने पूछा। जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आरती ने कहा। भाभी आपको पता है कल अक्षत भाई का बर्थडे है, नैना ने कहा। जीजू का बर्थडे, शिवांगी ने कहा। हाँ, और हमेशा की तरह उन्हें याद नहीं होगा, इसलिए हमने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है, नैना ने कहा। और आप सबको कल आना है, गायत्री ने कहा। जी हम जरूर आएंगे, आरती ने कहा। फिर गायत्री और नैना वहां से चले जाते हैं। रात के समय शिवांगी अक्षरा के कमरे में आती है और देखती है कि अक्षरा कुछ सोच रही है। क्या हुआ दी, आप क्या सोच रही हो? शिवांगी ने पूछा। शिबू, कल अक्षत जी वापस आ रहे हैं, कल सब उन्हें कुछ अच्छे तोहफे देंगे, लेकिन मैं क्या दूं उन्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अक्षरा ने कहा। दी, बस इतनी सी बात, आप जानते हो ना, जीजू बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें जो भी देंगे उन्हें बहुत पसंद आएगा। अब आप परेशान मत हो और सो जाओ, कल बहुत काम है, शिवांगी ने कहा और वहां से चली गई। अगले दिन अक्षत और अभी अमेरिका से वापस आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकलते हैं। अक्षत का फोन अभी ने ले लिया था। अभी तो कब से मेरे फोन के साथ क्या कर रहा है? वापस से मुझे मेरा फोन, अक्षत ने चिढ़ाते हुए कहा। दे दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे पता है तुझे किसी स्पेशल को फोन करना है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा वेट तो कर ही सकता है ना, अभी ने कहा। तू ना किसी दिन पिटेगा मेरे हाथ से, अक्षत ने कहा। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही अक्षत हैरान हो जाता है, पूरे घर को फूलों से सजाया हुआ था। सरप्राइज, सबने एक साथ कहा। हैप्पी बर्थडे भाई, नैना ने उसे गले लगाते हुए कहा। थैंक यू डॉल, मैं तो भूल ही गया था, अक्षत ने कहा। पता है तू भूल गया था, इसलिए तो हमने ये सब किया। हैप्पी बर्थडे माय सन, गायत्री ने उसे गले लगाते हुए कहा। थैंक यू मॉम। अच्छा, इसलिए तू सुबह से मेरा फोन लेकर घूम रहा था, अक्षत ने अभी को देखते हुए कहा। अब दोस्त के लिए उतना तो करना ही पड़ता है। हैप्पी बर्थडे, अभी ने अक्षत को गले लगाते हुए कहा। फिर बाकी सबने भी अक्षत को विश किया। चलो अब केक कट करते हैं, युवराज ने कहा। लेकिन केक है कहाँ, अभी ने पूछा। वो अक्षरा भाभी ला रही हैं, आदि ने कहा। तभी अक्षरा केक लेकर आती है। अक्षरा ने एक बहुत खूबसूरत रेड साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखते ही अक्षत की नजरें उस पर थम गईं। भाई मुझे पता है भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन ऐसे मत घूरिए, सब हैं यहाँ, आदि ने धीरे से अक्षत के कान में कहा। ये सुनते ही अक्षत ने अपना चेहरा घुमा लिया। फिर अक्षत ने केक काटा और सबने उसे उसके गिफ्ट दिए। भाई सबने तो गिफ्ट दे दिए, अक्षरा भाभी सिर्फ आप बची हैं, समर ने कहा। हाँ, हमें भी देखना है आप क्या लाई हैं भाई के लिए, श्रेया ने कहा। अक्षरा ने अपना गिफ्ट अक्षत को दे दिया। अक्षत ने उसे खोला, उसके अंदर एक छोटा सा रूम लैंप था। क्या बात है भाभी, आपका गिफ्ट तो कमाल का है, नैना ने कहा। हाँ, हम सब जानते हैं कि अक्षत को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे अच्छा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता, अदिति ने कहा। अच्छा चलो अब सब खाना खाते हैं, गायत्री ने कहा। खाना खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। जीजू, यहाँ बोरिंग बैठने से अच्छा है कुछ खेलते हैं, शिवांगी ने कहा। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन खेलें क्या, समर ने कहा। स्पिन द बॉटल खेलते हैं, समीर ने कहा। परफेक्ट, मैं बॉटल लेकर आता हूँ, आदि ने कहा और वहां से चला गया। कुछ देर में खेल शुरू हो गया। सब पर एक एक करके बॉटल रुक रही थी। लास्ट में बॉटल अक्षत पर आकर रुकती है। क्या करना है मुझे, अक्षत ने कहा। ज्यादा कुछ नहीं, तुझे बस अक्षरा से अपने दिल की बात करनी है, अभी ने कहा। ये सुनकर अक्षत हैरान हो जाता है। चल अक्षत शुरू हो जा, अभी ने कहा।
कम ऑन भाई, नैना ने कहा। अक्षत अपनी जगह से उठा और अक्षरा के सामने आया और उसने कहना शुरू किया, मुझे ये फिल्मों की तरह डायलॉग मारना नहीं आता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे कभी शादी या गर्लफ्रेंड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद इतना जरूर जाना कि लाइफ में एक जीवन साथी का होना कितना जरूरी होता है। पहले मैं खुश था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं उस खुशी को दिल में महसूस करने लगा हूँ। तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेज आए हैं, लेकिन ये चेंजेज बहुत खूबसूरत हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इतना कहकर अक्षत उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना हाथ आगे करके उससे पूछता है, क्या तुम मेरी लाइफ इस सफर में हमेशा मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर सभी लोग उसे हैरानी से देखते हैं। अक्षत की बातें सुनकर अक्षरा की आंखें नम हो गई थीं। उसने अपना हाथ अक्षत के हाथ पर रखा और कहा, जी अक्षत जी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे और तालियां बजाने लगे। तालियों की आवाज सुनकर अक्षत और अक्षरा ने सबको देखा। उनके चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान थी। क्या बात है मेरे शेर, तूने तो कमाल कर दिया। अभी ने कहा, हाँ भाई, बहुत खूबसूरत। आदि ने कहा, भाई यू आर द बेस्ट। नैना ने उसे गले लगाते हुए कहा। अच्छा, अब गेम कंटिन्यू करें, समर ने कहा। फिर सब लोग खेलने के लिए बैठ जाते हैं। अब सिर्फ आदि और शिवांगी बचे थे। चलिए शिवांगी जी, अब आप हारने वाली हैं, आदि ने कहा। तो वो अभी पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, शिवांगी ने उसे देखते हुए कहा। फिर गेम शुरू होता है और शिवांगी हार जाती है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप हारने वाली हैं। ठीक है, क्या करना है मुझे? शिवांगी ने गुस्से से कहा। सिबी, तुम्हारा जो मन है तुम कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्षत ने कहा। हाँ सिबी दी, जो आपका मन करे, नैना ने कहा। शिवांगी ने कुछ सोचा और फिर वहां रखा गिटार उठा लिया और गाना शुरू किया। माही ना माही मुडेरे पे तेरी बोल रहा है कागा। सभी लोग शिवांगी के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन किसी और की आंखों में कुछ और ही चमक थी, जिसे हमारे अक्षत ने जरूर देख लिया था। अक्षरा का परिवार अपने घर वापस चला गया था। रात के समय आदि, नैना, समर, अभी और श्रेया अक्षत के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। वैसे आज शिवांगी ने बहुत अच्छा डांस किया, है ना? अक्षत ने कहा। हाँ भाई, मैं तो फैन हो गया उनका। समर ने कहा, बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तो मम्मा से कहने वाला हूँ कि उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दे। अक्षत ने आदि को देखते हुए कहा। क्या लड़का? लेकिन क्यों? आदि ने हैरान होते हुए पूछा। क्या मतलब क्यों? उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, अक्षत ने कहा। हाँ भाई, वो तो इतनी अच्छी है कि कोई भी लड़का उन्हें मना नहीं कर पाएगा, नैना ने कहा। हाँ, और मॉम उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ देंगी, श्रेया ने कहा। क्या मतलब है ढूंढ लेंगी? कोई माँ से कुछ नहीं कहेगा, आदि ने कहा। तू क्यों चिढ़ रहा है? हम शिवांगी की शादी की बात कर रहे हैं, अभी ने कहा। क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उससे, आदि ने चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और अक्षत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं जानता था, जिस तरह तू उसे देखता है ना, मैं पहले ही समझ गया था, अक्षत ने कहा। लेकिन भाई, ये सब कब कैसे हुआ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? नैना ने पूछा। तू तो छुपा रुस्तम निकला, हमें पता तक नहीं चलने दिया, समर ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। सुनकर आदि थोड़ा उदास हो गया, जिसे देखकर सब थोड़ा सीरियस हो गए। आदि, क्या हुआ है, बताओ हमें, अक्षत ने पूछा। मैं और शिवांगी एक ही कॉलेज में थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम सबको सब बताने वाले भी थे, लेकिन फिर अक्षरा भाभी का रिश्ता आया आपके लिए और शिवांगी को लगा कि हमारी वजह से आपके और भाभी के रिश्ते पर कोई असर ना पड़ जाए, इसलिए उसने खुद को मुझसे दूर कर लिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो मान नहीं रही, आदि ने उदास होते हुए कहा। ये शिवांगी भी ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? श्रेया ने गुस्से में कहा। नहीं श्रेया, शिवांगी अपनी जगह ठीक है और वो अपनी बहन की खुशी चाहती है बस, अभी ने कहा। हाँ, और अब खुशी के लिए हमें कुछ करना होगा, तू चिंता मत कर, आदि मैं खुद शिवांगी से बात करूंगा, ओके, अक्षत ने कहा। थैंक यू भाई, आदि ने कहा और उसे गले लगा लिया। अगले कुछ दिन शादी की तैयारी में निकल गए। अक्षत अपना सारा काम निपटा रहा था ताकि शादी में कोई समस्या ना हो। एक दिन जब वो और अभी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी अक्षत का फोन बजा। हेलो, अक्षत ने फोन उठाते हुए कहा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मोहन बोल रहा हूँ। हमें सड़क पर एक गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी आईडी में उनका नाम आदित्य है, इंस्पेक्टर ने कहा। ये सुनकर अक्षत हैरान हो गया। अभी ने कहा, वो? अक्षत ने पूछा। हमने उन्हें सिटी हॉस्पिटल भेज दिया है, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं अभी आ रहा हूँ।
कहते हुए अक्षत ने फोन काटा। क्या हुआ? अभी ने उसे परेशान देखकर पूछा। आदि का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, अक्षत ने कहा। क्या? अभी ने हैरानी से कहा। फिर दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां डॉक्टर और इंस्पेक्टर थे। मैं अक्षत हूँ, आदि का भाई। वो ठीक है ना? अक्षत ने पूछा। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। लेकिन ये हुआ कैसे? अभी ने पूछा। उनकी गाड़ी को किसी ट्रक ने टक्कर मारी है, और हमें ऐसा लगता है ये किसी ने जानकर किया है, इंस्पेक्टर ने कहा, जिसे सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर, जिसने भी ये किया है वो मुझे चाहिए, आप किसी भी तरह उसे ढूंढिए, अक्षत ने कहा। आप चिंता मत करिए, वो जो भी होगा हमसे बच नहीं पाएगा, कहते हुए इंस्पेक्टर वहां से चला गया। कुछ देर में सब घर वाले भी वहां आ जाते हैं, सिवाय नैना के, और अक्षरा के घर वाले भी सभी चिंतित थे। तभी अक्षत को फिर से फोन आता है, और जब वो फोन उठाता है तो एक बार फिर से हैरान हो जाता है। अक्षत ने फोन पर बात की और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन, क्या हुआ? उसके पास खड़े युवराज ने पूछा। नैना, अक्षत ने कहा। नैना, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? युवराज ने परेशान होते हुए कहा। भाई, आप यहाँ संभालो, मुझे नैना के कॉलेज जाना है अभी, अक्षत ने कहा और वहां से निकल गया। अभी और समर भी उसके साथ गए थे। कुछ देर में वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। नैना कहाँ है? अक्षत ने टीचर से पूछा। मेडिकल रूम में, टीचर ने कहा। ये सुनते ही सब मेडिकल रूम में जाते हैं, जहाँ एक डॉक्टर नैना के सर पर पट्टी बांध रहे थे। अक्षत नैना के पास गया और उसे गले से लगा लिया। कैसे हुआ ये? समर ने पूछा। पता नहीं भैया, एक गाड़ी तेजी से आई और उसने नैना को टक्कर मार दी, उसके पास खड़े समीर ने कहा। समीर और नैना का कॉलेज एक ही था। नैना, तुम ठीक हो ना? अभी ने पूछा। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। घर से फोन आया था कि आदि भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो ठीक है ना? नैना ने पूछा। आदि ठीक है नैना, तुम चिंता मत करो। समर, नैना को लेकर घर जाओ। समीर, तुम भी इनके साथ जाओ, अक्षत ने कहा। जी जीजू, समीर ने कहा, और वो फिर वहां से चले गए। पहले आदि, फिर नैना। किसने किया है ये और क्यों? अभी ने कहा। जिसने भी किया है, गलती कर दी उसने, मेरे अपनों पर बुरी नजर डालकर। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अक्षत ने गुस्से से कहा। फिर वो हॉस्पिटल वापस जाते हैं। आदि की हालत अब ठीक थी। कुछ दिनों आदि की तबीयत ठीक हो जाती है और डॉक्टर उसे घर भेज देते हैं। शाम के समय युवराज, अर्जुन, अभी, अर्जुन के पापा सब एक साथ कमरे में बैठे थे। अक्षत, तुम चिंता मत करो, मैंने आदि और नैना की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, राज ने कहा, और पुलिस भी उन्हें ढूंढने में लगी है। जिसने भी किया है वो जल्दी पकड़े जाएंगे, अभी ने कहा। अक्षत, कल से तेरी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं, तू खुद को थोड़ा नॉर्मल कर, युवराज ने कहा। कैसे नॉर्मल करूं? मेरे भाई और बहन की जान खतरे में है, ऐसे में कैसे शादी पर ध्यान दे सकता हूं? मुझे लगता है हमें शादी की डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए, अक्षत ने कहा। अक्षत, बच्चों जैसी बातें मत करो, आदि और नैना की चिंता हमें भी है, हम ख्याल रखेंगे उनका। इसका मतलब ये नहीं कि इस बाकी चीजों पर ध्यान ना दें, राज ने अक्षत को डांटते हुए कहा। हाँ अक्षत, और इस वक्त सभी टेंस हैं, तो शादी के माहौल में उनका मूड भी ठीक हो जाएगा और आदि, नैना भी खुश रहेंगे, युवराज ने कहा। और सबसे जरूरी, अक्षरा भाभी के बारे में सोच, इन सब में उनकी क्या गलती है? तू उन्हें किस बात की सजा देगा? अभी ने कहा। ये सुनकर अक्षत को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं कहूंगा, अक्षत ने कहा और वहां से उठकर चला गया। रात के समय अक्षत अपने कमरे में लेटा था, तभी उसका फोन बजा। फोन अक्षरा का था। हेलो, अक्षत ने फोन उठाते हुए कहा। हेलो, कैसे हैं आप? अक्षरा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और आई एम सॉरी, मैंने इतने दिन से तुम्हें एक बार भी फोन नहीं किया, अक्षत ने कहा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, इस वक्त आपके लिए आदि और नैना ही आपकी पहली जिम्मेदारी हैं, अक्षरा ने कहा। थैंक यू मुझे समझने के लिए, अक्षत ने कहा। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? अभी आप आराम से सो जाइए। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से आप बहुत परेशान होंगे, ठीक से सोए भी नहीं होंगे, कल हम मिलते हैं, अक्षरा ने कहा। ये सुनकर अक्षत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने फोन काट दिया। अभी सही कह रहा था, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं दे सकता। मैं वादा करता हूँ कि हमारी शादी वैसे ही होगी जैसा तुमने सोचा था, अक्षत ने फोन की तरफ देखते हुए कहा। फिर फोन रखकर सो गया। अगले दिन सुबह सब लोग तैयार होकर हॉल में मिलते हैं। अभी भी आ गया था। चलो अच्छा है सब आ गए, अब हमें चलना चाहिए, वरना पूजा के लिए देर हो जाएगी, राज ने कहा। लेकिन आदि, नैना, तुम दोनों अपना ख्याल रखोगे?
हम सबकी नजरों के सामने रहोगी, समझे? अक्षत ने उन्हें समझाते हुए कहा। भाई अब टेंशन मत लो, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे, आदि ने कहा। हाँ भाई, नैना ने कहा। अक्षत तू चिंता मत कर, आदि और नैना का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं, तू बस पूजा पर ध्यान देना, अभी ने कहा। फिर सब वहां से निकल जाते हैं। अक्षरा के घर पूजा की सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। शिवांगी अक्षरा की मदद कर रही थी तैयार होने में, और समीर बचे हुए काम निपटा रहा था। सभी लोग वहां आ जाते हैं। अक्षरा के मम्मी पापा उनका स्वागत करते हैं। सभी लोग अंदर आते हैं। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और अभी से टकरा जाती है। हमें माफ कर दीजिए, हम जल्दी में थे इसलिए आपको देखा नहीं, उस लड़की ने हाँफते हुए कहा। लेकिन अभी की नजरें तो उस पर रुकी गई थी। वो बस एक टक उसे देख रहा था। और निम्रत बेटा, आप आज भी लेट हो गईं, अक्षरा की माँ ने उससे कहा। हमें माफ कर दीजिए आंटी, घर से तो हम समय से निकले थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो गई। हम ही जानते हैं कितनी मुश्किल से पहुंचे हैं हम यहाँ, निम्रत ने कहा। कोई बात नहीं निम्रत दी, आप आ गईं, बहुत अच्छा हुआ। आपको पता है ऋषि भैया भी आने वाले हैं, सब साथ होंगे, बहुत मजा आएगा, समीर ने कहा। ये निम्रत है अक्षरा की सबसे अच्छी दोस्त। सगाई वाले दिन ये शहर में ही नहीं थी, कल ही वापस आई है। और निम्रत ही है अक्षरा के होने वाले ससुराल वाले। अक्षरा की माँ ने दोनों का परिचय करवाया। निम्रत अक्षत के पास गई और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आप जरूर अक्षत जीजू हैं। शिबू ने हमें आपकी बहुत सारी पिक्स भेजी थी, लेकिन रियल में आप ज्यादा हैंडसम लगते हैं। थैंक यू, अक्षत ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। फिर समीर ने आदि, अभी, नैना, समर, युवराज, अदिति और श्रेया का भी परिचय निम्रत से करवाया। आंटी जी, मैं अक्षरा से मिलकर आती हूँ, कहते हुए निम्रत ऊपर चली गई। अदिति भी उसके साथ चली गई। सभी लोग बातों में लग गए, लेकिन अभी का ध्यान अभी भी सीढ़ियों पर ही था, जिसे देखकर युवराज उसके पास आता है और कहता है, अगर घूर न हो गया हो तो नजरें फेर लो, वरना बहुत पिटाई होगी। ये सुनकर अभी झेप गया और अक्षत के पास चला गया। निम्रत और अदिति ऊपर अक्षरा के कमरे में जाते हैं। निम्रत को देखकर अक्षरा और शिवांगी बहुत खुश होते हैं। क्या बात है अक्षरा, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, देवर जी की तो नजरें ही नहीं हटेंगी तुम पर से, अदिति ने उसे छेड़ते हुए कहा। ये सुनकर अक्षरा के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद सब लोग नीचे आते हैं और पूजा शुरू होती है। पंडित जी अक्षत और अक्षरा के हाथ पर धागा बांधते हैं। ये धागा आप दोनों को शादी तक बांधे रखना है, पंडित जी ने कहा। कुछ देर में पूजा खत्म होती है और शिवांगी सबको प्रसाद देती है। समीर सारा सामान अपनी जगह पर रख रहा था। मैं मदद करूं? नैना ने उसके पास आकर कहा। नहीं, मैं कर लूंगा, थैंक यू, समीर ने कहा। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। उस दिन अगर सही वक्त पर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं। नैना बोलते हुए रुक गई। मैं ऐसे कैसे तुम्हें कुछ भी होने दे सकता था, समीर ने कहा। पर तुमने मुझे ये बात भाई या किसी और को बताने के लिए मना क्यों किया, नैना ने पूछा। नैना, मैंने एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद की, कोई शाबाशी लेने के लिए नहीं, ये इसलिए नहीं कि तुम जीजू की बहन हो, समीर ने कहा। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो, नैना ने कहा और वहां से चली गई। निम्रत फोन पर किसी से बात कर रही थी कि अभी वहां आता है। निम्रत फोन रख देती है। हाय, अभी ने कहा। आप वही है ना जिससे मैं टकराई थी, लेकिन आप हैं कौन, निम्रत ने पूछा। जिस तरह आप मेरी भाभी की सबसे अच्छी दोस्त है ना, वैसे ही मैं भी आपके जीजू का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, अभी ने कहा। अच्छा, तो आप सिर्फ जीजू के दोस्त हैं और कुछ नहीं? अच्छा है, निम्रत ने कहा और वहां से चली गई। और अभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ये सब कुछ अक्षत देख रहा था। लगता है कोई प्यार की हवा चल रही है, हर कोई प्यार में पड़ रहा है, अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षरा अपने कपड़े बदलने अपने कमरे में चली जाती है तो अक्षत भी मौका पाकर उसके पीछे चला जाता है। आप यहाँ? अक्षरा ने हैरानी से पूछा। जी क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता, अक्षत ने कहा। नहीं, सब नीचे हैं तो आप, अक्षरा ने कहना चाहा, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। क्यों, आपको मेरे साथ अकेले यहाँ डर लग रहा है, अक्षत ने पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अक्षरा ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, जिसे देखकर अक्षत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैसे मैं तुमसे थैंक यू और सॉरी बोलने आया था, अक्षत ने कहा। किस लिए, अक्षरा ने पूछा। सॉरी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था, और थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने मुझे समझा और मुझसे कोई शिकायत नहीं की, अक्षत ने कहा। आपको थैंक यू या सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे वक्त पर हम आपका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा, अक्षरा ने कहा। अक्षत अक्षरा के थोड़ा करीब आया।
जिससे अक्षरा की घबराहट और बढ़ गई। अक्षत ने आगे बढ़कर अक्षरा के माथे पर एक प्यार भरा किस किया। अक्षरा ने उसे महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिली। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, अक्षत ने कहा और फिर वहां से चला गया। खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। मैं आप सबके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, शिवांगी ने कहा। हाँ शिवांगी बेटा, खाना खाने के बाद कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है, दादाजी ने कहा। जी अंकल, कहते हुए शिवांगी अंदर चली गई। मैं पानी पीकर आता हूँ, आदि ने कहा और बिना कुछ सुने शिवांगी के पीछे चला गया। शिवांगी ने कॉफी बनाना शुरू किया। आदि भी वहां आ गया। शिवांगी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, आदि ने कहा। लेकिन शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। बस करो शिवांगी, और कितना नाटक करोगी, आदि ने लगभग झल्लाते हुए कहा। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, शिवांगी ने बिना उसे देखे हुए कहा। इतना आसान था तुम्हारे लिए वो सब कुछ भूलना जो हमारे बीच था। मैं जानता हूँ तुम वो सब नहीं भूली हो, तो क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे और खुद को, आदि ने कहा। आदि प्लीज, हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है। मैं भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ, शिवांगी ने कहा। भूल जाऊं, ठीक है भूल जाऊंगा। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, आदि ने उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा। आदि प्लीज छोड़ो मुझे, शिवांगी ने कहा। छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बस एक बार बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलो सिबी, आदि ने कहा। आदि के मुंह से सिबी सुनकर शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए और उसने आदि को गले लगा लिया। करती हूँ तुमसे प्यार, बहुत करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। अगर मेरी वजह से दी और जीजू के रिश्ते पर कोई असर पड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, शिवांगी ने रोते हुए कहा। आदि कुछ कहने वाला था, तभी वहां कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा तो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वहां अक्षरा थी। दी वो शिवांगी ने कहना चाहा, लेकिन अक्षरा बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अब क्या होगा, शिवांगी ने परेशान होते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, मैं भाई को फोन करता हूँ, वो हैंडल कर लेंगे, आदि ने कहा और तुरंत अक्षत को फोन करके सब कुछ बता दिया। आदि की बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, जिसे युवराज, अदिति, नैना, समर, श्रेया और अभी ने देख लिया था और सब लोग दूसरी तरफ आ गए। क्या हुआ अक्षत, सब ठीक है ना, युवराज ने उससे पूछा। अक्षरा को शिवांगी और आदि के बारे में पता चल गया, अक्षत ने कहा। क्या पता कहीं वो क्या सोच रही होगी, अदिति ने कहा। हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, नैना ने कहा। तभी अक्षरा वहां आ जाती है और आदि और शिवांगी भी उसके पीछे आते हैं। मुझे आप सबसे कुछ कहना है, अक्षरा ने कहा। क्या हुआ बेटा, अक्षरा के पापा ने पूछा। एक्चुअली पापा, वो अक्षरा ने कहना चाहा, लेकिन समीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। दी कहना चाहती हैं, वो बहुत ज्यादा थक गए हैं और उन्हें आराम करना है ना दी, समीर ने कहा। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि समीर को भी सब पता है। अक्षरा ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। वैसे भी बहुत देर हो गई, हमें चलना चाहिए, गायत्री ने कहा। माँ आप लोग चलिए, हमें शादी के बारे में थोड़ी बात करनी है, तो हम थोड़ी देर में आते हैं, अदिति ने कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना और अक्षरा को आराम करने देना, गायत्री ने कहा। जी, अदिति ने कहा। फिर सभी बड़े वहां से चले गए। अक्षरा के मम्मी पापा भी अपने कमरे में चले गए। दी, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ऋषि भैया आने वाले हैं, वो आ जाएं फिर बात करते हैं, समीर ने कहा। मतलब उन्हें भी पता है सिवाय मेरे, अक्षरा ने कहा और अपने कमरे में चली गई। दी को बहुत बुरा लगा है, वो बहुत नाराज है मुझसे, शिवांगी ने उदास होते हुए कहा। आप चिंता मत करो दी, ऋषि भैया दी को समझा देंगे, समीर ने कहा। वैसे ये ऋषि है कौन, श्रेया ने पूछा। वो अक्षरा की मौसी के बेटे हैं और अंकल आंटी उन्हें बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानते हैं, डॉक्टर हैं, बेंगलोर में, निम्रत ने कहा। कुछ देर में एक हैंडसम सा लड़का वहां एंटर करता है। शिवांगी, निम्रत और समीर उसे देखकर खुश हो गए। वहीं बाकी सबके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। ऋषि भैया, थैंक गॉड आप आ गए। आपको पता है क्या हुआ, शिवांगी ने कहा। मुझे सब पता है बच्चा, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, ऋषि ने उसे गले लगाते हुए कहा। फिर वो अक्षत के पास आता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय ऋषि सक्सेना, हाय, नाइस टू मीट यू, अक्षत ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। और तुम जरूर आदि होगे राइट, ऋषि ने आदि को देखते हुए कहा। जी, आदि ने कहा।
फिर सब लोग अक्षरा के कमरे में जाते हैं। अक्षरा चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। अक्षु, ऋषि ने उसके पास आते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी भाई। आप सबको पता था, सिर्फ मुझे नहीं। आप सबने इतना पराया कर दिया मुझे। अक्षरा ने लगभग रोते हुए कहा, ऐसा नहीं अक्षु, हम में से कोई तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता था। ऋषि ने कहा, हाँ अक्षरा, जब हमें इस बात का पता चला तो मैं खुद तुमसे बात करने वाला था, लेकिन फिर इतना सब हो गया, मौका ही नहीं मिला। अक्षत ने उसे समझाते हुए कहा, दी मैं जानती थी अगर आपको ये पता चल गया तो आप सबको जाके सब बता देंगे और इससे आपकी शादी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। शिवांगी ने कहा, अक्षु, शिबू का मकसद सिर्फ तेरी खुशी थी और कुछ नहीं। ऋषि ने कहा, और इसलिए तूने आदि से अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। तूने सोचा भी कैसे? शिबू, तेरी खुशियां छीन कर मैं खुश रह पाऊंगी? अक्षत जी मेरे लिए बाद में आते हैं, पहले तू आती है। तेरी खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अक्षरा ने उसे डांटते हुए कहा, आई एम सॉरी दी। शिवांगी ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम सबको माफ भी कर दो अक्षरा। अदिति ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप सब मुझसे वादा कीजिए कि आप सब मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगे। अक्षरा ने कहा, प्रॉमिस। शिवांगी ने कहा और उसे गले से लगा लिया, और बाकी सबने भी। अरे क्या कर रहे हो? सब लोग एक साथ उसे ऐसे गले लगाओगे तो उसे लग जाएगी। अक्षत ने कहा, क्या बात है भाई, तुझे बड़ी चिंता हो रही है? अभी ने उसे छेड़ते हुए कहा, मेरी बीबी है तो मुझे चिंता न होगी ना? अक्षत ने कहा। ये सुनकर सभी एक साथ हूटिंग करने लगे, जिसे सुनकर अक्षरा के चेहरे पर शर्म आ गई और अक्षत के चेहरे पर मुस्कान। फिर कुछ देर बाद अक्षत और उसके परिवार वाले वहां से चले गए। अगले दिन अक्षत के घर पर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और साथ ही शादी की तैयारियों की भी बात कर रहे थे। आज मेहंदी की रस्म है, बहुत मजा आएगा। मुझे ना बहुत पसंद है मेहंदी लगवाना। नैना ने खुश होते हुए कहा, नैना तुझे तो हर चीज पसंद होती है। श्रेया ने कहा, श्रेया कोई बहाना नहीं, आज तुझे भी मेहंदी लगवानी पड़ेगी। गायत्री ने कहा, नहीं ना, आपको पता है ना, मुझे ये मेहंदी पसंद नहीं है। श्रेया ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा, तेरे भाई की शादी है, मेहंदी तो लगवानी पड़ेगी। दादी ने कहा, हाँ बेटा, और तुझे अकेले थोड़े ना लगवानी है, अक्षत भी तो लगवाएगा। सुरेखा ने कहा, मैं क्यों लगवाऊंगा? अक्षत ने पूछा, बेटा रस्म होती है, दूल्हे को भी मेहंदी लगवानी पड़ती है। दादी ने कहा, हाँ भाई, वरना आपकी शादी कैंसिल। आदि ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिसके बदले में अक्षत ने उसे कसकर घूरा, और ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आपकी शादी ना हो, वरना इसकी और शिवांगी की शादी कैसे होगी? समर ने खाते खाते कहा, लेकिन फिर अचानक उसने ध्यान दिया कि वो क्या बोल गया। उसने देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं। क्या बोला तूने? राज ने पूछा। कुछ नहीं पापा, आप तो जानते हैं ना, ये तो बकवास करता रहता है। युवराज ने बात बदलने के लिए कहा, लेकिन इसने आदि और शिवांगी के बारे में क्यों कहा? नहीं, इसने ऐसे ही नहीं बोला। समर पूरी बात क्या है? राज ने उससे गुस्से में घूरते हुए कहा, जिसे देखकर समर डर गया और अक्षत की तरफ देखने लगा। मुझे लगता है हमें बता देना चाहिए, वैसे भी कभी ना कभी तो बताना ही है। अदिति ने कहा, क्या बताना चाहिए, क्या बात है? दादी ने पूछा। दादी, एक्चुअली बात यह है कि आदि और शिवांगी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अक्षत ने कहा। फिर सारी बातें उन्हें बताई। इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? राज ने गुस्से में कहा। नहीं डैड, ऐसा नहीं है, मैं बताने वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि एक बार भाई की शादी अच्छे से हो जाए। आदि ने कहा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राज ने कहा, डैड जाने दीजिए ना प्लीज। अक्षत ने कहा, हाँ राज, बच्चे का इरादा गलत नहीं था। दादाजी ने कहा, हाँ माफ कर दीजिए ना इसे। गायत्री ने कहा, नहीं, आप लोग ही सोचिए, अगर इसने पहले बता दिया होता तो हम एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा देते। अब बेकार में दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। राज ने नाटक करते हुए कहा। ये सुनकर पहले सब उनका चेहरा देखते हैं, फिर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डैड, आदि ने जाकर राज को गले लगा लिया। सच कहूँ तो मुझे गायत्री माँ और बहू जी को शिवांगी पहले से ही बहुत पसंद थी, और हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। राज ने कहा, आई लव यू डैड। आदि ने खुश होते हुए कहा, और हाँ, तुम में से कोई भी, खासकर अक्षत और आदि, तुम दोनों शिवांगी और अक्षरा को कुछ नहीं बताओगे, उनके लिए ये सरप्राइज होगा। गायत्री ने कहा। फिर आदि ने सबको गले लगाया। तो फिर आज रात को ही हम इन दोनों की शादी की बात कर लेते हैं। गायत्री ने कहा, हाँ क्यों नहीं। राज ने कहा,
फिर सब शाम की तैयारी में लग गए। शाम के समय एक बहुत बड़ा आलीशान होटल में मेहंदी की फंक्शन की तैयारी की गई थी। पूरा हॉल फूलों के रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। सारी तैयारी युवराज और अभी ने खुद करवाई थी। सभी लोग हॉल में आ चुके थे और सबने मेहंदी की थीम के हिसाब से ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। सभी लोग हॉल में थे सिवाय आदि और नैना के। सब उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। रस्म शुरू की जाए। अक्षरा की माँ ने कहा, बहन दी थोड़ी देर रुक जाइए, आदि और नैना आते ही होंगे, फिर रस्म शुरू करते हैं। गायत्री ने कहा, लेकिन वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आए? ऋषि ने पूछा। वो हमारे साथ ही आ रहे थे, बट लास्ट मोमेंट पर नैना की ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आदि उसे नई ड्रेस लेने गया है। वो लोग बस आते ही होंगे, अक्षत ने कहा। कुछ समय बीत गया, लेकिन आदि और नैना अभी तक नहीं आए थे। संगीत वालों के आने के बाद उन्होंने अपना संगीत शुरू कर दिया था। शिवांगी की नजर सिर्फ दरवाजे पर ही थी। काफी देर हो गई, अब सबकी चिंता बढ़ने लगी थी। सभी लोग लगातार आदि और नैना को फोन लगा रहे थे, लेकिन दोनों का ही फोन नहीं लग रहा था। तभी अक्षत का फोन बजता है, तो वो फोन उठाता है, लेकिन फोन पर कुछ सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अक्षत के हाथ से फोन गिरने की वजह से सब लोग उसे देखने लगते हैं। अक्षत क्या हुआ? युवराज ने पूछा, लेकिन अक्षत ने कुछ नहीं कहा। अक्षत क्या हुआ? किसका फोन था? राज ने पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर का फोन था। उन्होंने बोला उन्हें जंगल के किनारे एक जली हुई गाड़ी मिली है, जिसमें 2 जली हुई लाशें हैं। अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा। तो क्या? दादू ने पूछा। वो गाड़ी हमारी है, वो वही गाड़ी है जिसमें आदि और नैना थे। अक्षत ने लगभग हकलाते हुए कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। दादू ने कहा। हाँ अक्षत, दादू सही कह रहे हैं। एक काम करते हैं, हम वहां चलते हैं और उनकी गलतफहमी दूर कर देते हैं। अभी ने कहा। हाँ, और तब तक नैना और आदि भी आ जाएंगे, युवराज ने कहा। लेकिन अक्षत वहीं खड़ा हुआ था। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़ने की। अक्षत चल, अभी ने कहा। अभी और युवराज अक्षत को ले जाते हैं। ऋषि, समर और समीर भी उनके साथ जाते हैं। सभी लोग परेशान थे और सबसे ज्यादा परेशानी शिवांगी के चेहरे पर थी। अक्षरा उसे संभाल रही थी। सभी बस यही दुआ कर रहे थे कि जो भी वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ ना हो। अक्षत और बाकी सब एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर उनका इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर उन्हें वो गाड़ी दिखाते हैं। ये गाड़ी तो हमारी ही है, अभी ने कहा। जी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन लाशों को भी पहचान कर लें कि ये आपके भाई और बहन की हैं या नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर प्लीज कुछ भी मत बोलिए, अक्षत ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अक्षत शांत हो जाओ, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ने कहा। इंस्पेक्टर हम आपके साथ चलते हैं, युवराज ने कहा। फिर इंस्पेक्टर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इधर घर वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? दादी ने बेचैनी से कहा। दादी शांत हो जाइए, भाई आदि और नैना को लेकर आते ही होंगे, श्रेया ने कहा। तभी सब वहां आते हैं। उन्हें देखकर सब उनके पास जाते हैं। अक्षत, युवराज, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पुलिस वालों को गलतफहमी दूर हो गई ना? और आदि और नैना कहाँ हैं? गायत्री ने पूछा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो आदि, नैना कहाँ है? गायत्री ने पूछा। वो नहीं आएंगे माँ, कभी नहीं आएंगे, अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और गायत्री ने अक्षत को एक थप्पड़ मारा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? गायत्री ने चिल्लाते हुए कहा। माँ, अक्षत सही कह रहा है, वो गाड़ी हमारी ही थी, युवराज ने कहा। ये सुनकर सभी लोग जैसे टूट गए। सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे और शिवांगी तो बेहोश हो गई। सिबी, अक्षरा ने उसे देखकर कहा। उसे देखकर सब लोग उसके पास जाते हैं। समीर तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। लगता है उन्हें किसी तरह का कोई सदमा लगा है, इस वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम में इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा और वहां से चले गए। लेकिन शिवांगी ऐसे कैसे बेहोश हो गई? अक्षरा की माँ ने कहा। माँ, सिबी और आदि एक दूसरे से प्यार करते हैं, अक्षरा ने कहा। जी, और आज हम आपसे उनके रिश्ते की बात करने वाले थे, राज ने कहा। सभी की आंखों में आंसू थे। ये क्या हो गया? कहाँ हमारे घर में खुशियां आने वाली थीं, कहाँ ये? दादी ने रोते हुए कहा। सारे मेहमान जा चुके थे, सिर्फ घर वाले ही बचे थे। 6 महीने बाद
आदित्य और नैना को गए 6 महीने बीत गए थे। उनके जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। अक्षत के घर में सब चुप से हो गए थे। सब सिर्फ अपने काम में बिजी रहने लगे थे और शिवांगी, वो तो जैसे हंसना खेलना भूल गई थी। एक दिन सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। 6 महीने बीत चुके थे। मुझे लगता है अब हमें अक्षत और अक्षरा की शादी करवा देनी चाहिए, राज ने कहा। लेकिन पापा, अक्षत ने कहना चाहा, लेकिन गायत्री ने उसे रोक दिया। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अब बाकी के परिवार की खुशी भी इसी में है, और आदित्य और नैना भी तो यही चाहते थे ना, गायत्री ने कहा। माँ सही कह रही हैं, अक्षत युवराज ने कहा। ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझें, अक्षत ने कहा और वहां से चला गया। गायत्री, आज ही मैं और आप जाकर अक्षरा के घर वालों से बात करते हैं, राज ने कहा। कुछ देर बाद राज और गायत्री अक्षरा के घर जाकर शादी की बात करते हैं और शादी की तारीख फिर से निकलवाते हैं। दोनों घरों में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शिवांगी और समीर शादी की पूरी तैयारी कर रहे थे। ऋषि लगातार उन दोनों को देख रहा था। क्या देख रहे हैं भाई? अक्षरा ने उनके पास आकर पूछा। देख रही हो अक्षरा, इन दोनों को अपना दर्द छुपाकर खुश होने का नाटक कर रहे हैं। शिवांगी की तकलीफ तो फिर भी सब जानते हैं, सब उसे संभाल रहे हैं, लेकिन समीर, उसका दर्द तो किसी ने नहीं देखा। नैना उसके लिए क्या मायने रखती थी, ये उसकी आंखों में साफ नजर आता है, ऋषि ने कहा। आप सही कह रहे हैं भाई, और मुझे लगता है अगर ये शादी हो गई तो शिवांगी और समीर अपने दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं ये शादी नहीं करूंगी, अक्षरा ने कहा। ये सुनकर ऋषि हैरान हो जाता है। तुम पागल हो गई हो अक्षरा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो अगर तुमने ये शादी तोड़ दी तो शिवांगी और समीर अपने दर्द से बाहर आए या ना आए, लेकिन उनके सर पर ये बोझ जिंदगी भर रहेगा कि उनकी वजह से उनकी बहन की शादी नहीं हो पाई। क्या तुम ऐसा चाहती हो अक्षरा? अक्षरा, तुम्हें सिर्फ अपने भाई बहन के बारे में ही नहीं, बल्कि उस परिवार के बारे में भी सोचना है। अक्षत के बारे में भी सोचो, उसे भी तो तुम्हारी जरूरत है ना, ऋषि ने उसे समझाते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मैं आपकी बात समझ गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं कहूंगी, अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ऋषि ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन अक्षत के घर में सभी मेहमान आ चुके थे, और एक ऐसा मेहमान भी था जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वो थी अक्षत की बुआ उपासना देवी। उपासना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादू ने गुस्से से कहा। दादाजी, गुस्सा मत होइए, बुआ जी को यहाँ मैं लेकर आया हूँ, अक्षत ने कहा। क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम भूल गया इसने क्या किया था हमारे साथ? दादी ने कहा। दादी, मैं जानता हूँ, लेकिन आदि और नैना के जाने के बाद मैं इतना जाना कि अपनों से कभी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बुआ जी को अपनी गलती का एहसास है, अक्षत ने कहा। हाँ पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, उपासना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। पापा, माफ कीजिए दीदी को, आखिर ये हमारी अपनी है, राज ने कहा। ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो जब तक अक्षत की शादी नहीं होती ये इस घर में रह सकती है, लेकिन मुझे माफी की उम्मीद मत करना, दादाजी ने कहा और वहां से चले गए। अक्षत और अक्षरा की हल्दी की रस्म की सारी तैयारियां हो गई थी। दोनों की हल्दी एक साथ ही होनी थी, बस बीच में एक पर्दा लगा दिया था। सब एक एक करके दोनों को हल्दी लगाते हैं। अब तुम दोनों जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को मेहंदी की रस्म है, गायत्री ने कहा। अभी रस्म पूरी कहाँ हुई है माँ, अभी सबने हल्दी कहाँ लगाई है, अक्षत ने कहा। लेकिन बेटा, सब हल्दी लगा चुके हैं, दादी ने कहा। नहीं दादी, अभी तो बहुत खास लोग बाकी हैं, अक्षत ने कहा। ये सुनकर सभी उसे देखने लगे। तभी दो लोग वहां आते हैं। उन्हें देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, आदि और नैना थे। आदि, नैना, कहते हुए गायत्री उनके पास आई और उन्हें गले से लगा लिया। मेरे बच्चों, तुम दोनों जिंदा हो, तुम दोनों ठीक हो, गायत्री ने रोते हुए कहा। हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, आदि ने कहा। फिर सबने उन्हें गले लगाया। आदि ने देखा शिवांगी बस चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आदि उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीती हुई होगी, लेकिन हमें ये करना पड़ा। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ वापस ले लिया और वहां से जाने लगी, लेकिन अक्षत ने उसे रोक लिया। जाने से पहले जान तो लो कि ये सब क्या हुआ, अक्षत ने कहा। हमें भी जानना है कि ये सब क्या है, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम लोगों को इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, राज ने पूछा। जरूरी था पापा, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलते तो शायद ये सच हो जाता, युवराज ने कहा। तुम लोग साफ साफ बताओगे कि क्या बात है, दादी जी ने पूछा।
पापा, जब आदि और नैना पर हमला हुआ था, तभी मुझे लगा था ये काम किसी ऐसे इंसान का है जिसे आदि और नैना से प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर लगाया और उसने मुझे उस इंसान का नाम बताया जो ये सब कर रहा था। अक्षत ने कहा, किसने किया ये काम? बताओ उसका नाम। राज ने गुस्से से कहा। ये सुनकर अक्षत उपासना की तरफ गया और कहा, अब अपने जुर्म आप खुद बताएंगी? क्या वो भी मैं बताऊं? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उपासना, तुमने किया ये सब? लेकिन क्यों? राज ने चिल्लाते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया बुआ जी? आपको हमसे क्या प्रॉब्लम थी? नैना ने कहा, प्रॉब्लम? मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तुम दोनों हो। तुम दोनों अनाथ। जब से इस घर में आए हो, सब पर जादू कर रखा है। पापा जी ने तो सारी दौलत दे दी तुम लोगों को, वो दौलत जो मेरी और मेरे बच्चों की थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं रहने दूंगी। उपासना ने गुस्से में कहा। लेकिन तभी दादाजी ने उसे कसकर एक थप्पड़ मारा। खबरदार, जो मेरे बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तुम्हें कुछ नहीं मिला। इसमें इनका कोई दोष नहीं था, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थीं। इनका छोड़ो, तुमने कभी हमारे बारे में सोचा? हमेशा अपने मन की, फिर चाहे किसी का फायदा हो या नुकसान, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। दादाजी ने कहा, कार ब्लास्ट के बारे में हमें पहले ही पता चल चुका था, इसलिए हमने आदि और नैना को पहले ही कार से निकाल दिया था। युवराज ने कहा, लेकिन वो लाश? समर ने पूछा। वो अनजान थी, हम मुर्दा घर से लेकर आए थे। वो इतनी जली हुई थी कि कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। और इन सब में हमारा साथ ऋषि ने दिया, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। अक्षत ने कहा, हम जानते थे कि नैना और आदि की मौत की खबर सुनकर बुआ जी वापस जरूर आएंगी, और वैसा ही हुआ। युवराज ने कहा, तभी पुलिस वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें। और बुआ जी, आप शुक्र मनाइए कि आदि और नैना को कुछ नहीं हुआ, वरना आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाता। अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा। फिर पुलिस वाले उसे ले जाते हैं। दादाजी आदि से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, हमारी वजह से तुम दोनों को इतना कुछ सहना पड़ा। कैसी बात कर रहे हैं आप दादाजी? भूल जाइए जो हुआ और एक नई शुरुआत करते हैं। आदि ने कहा, हाँ, और हमने तो अभी तक कोई भाई को हल्दी ही नहीं लगाई, तो हल्दी लगाते हैं ना? नैना ने खुश होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर आदि और नैना अक्षत और अक्षरा को मेहंदी लगाते हैं। अगले दिन सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी थे। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद अक्षत और अक्षरा की शादी होने वाली थी। अक्षरा अपने कमरे में बैठी थी, तभी अदिति और नैना उसके पास आते हैं। भाभी चलिए, नैना ने कहा। कहाँ? अक्षरा ने पूछा। वो तुम चलो, हम तुम्हें बताते हैं, अदिति ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। अदिति और नैना उसे एक कमरे में लेकर गई। हम यहाँ क्यों आए हैं भाभी? अक्षरा ने पूछा। वो आपको अंदर जाने के बाद पता चल जाएगा। जाइए भाभी, नैना ने कहा। लेकिन अक्षरा ने कहना चाहा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ, हम यहाँ पर हैं, अदिति ने कहा। अक्षरा अंदर चली जाती है और देखती है कि कमरा बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। तभी उससे किसी की आवाज आती है और वो पलट कर देखती है। वहाँ अक्षत होता है। अक्षत जी आप? अक्षरा ने कहा। तुमसे कुछ कहना था, अक्षत ने कहा। अभी अक्षत जी सब बाहर हमें ढूंढ रहे होंगे, बाद में बात कर लेंगे, अक्षरा ने कहा। मुझे जो बात करनी है वो अभी करना जरूरी है, अक्षत ने कहा। क्या बात है अक्षत जी? अक्षरा ने पूछा। अक्षत उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तुम्हें पता है, मुझे कभी भी शादी और प्यार जैसी चीजों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई है। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि लैब में किसी के साथ होने से लैब कितनी खूबसूरत हो जाती है। हमारी शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि तुम मुझे मिली। अक्षरा, मुझे तुमसे कहना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। अक्षरा, आई लव यू सो मच। अक्षत ने उसे अपने मन की बात कह दी। ये सब सुनकर अक्षरा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ कहोगी नहीं? अक्षत ने खड़े होते हुए कहा। ये सुनते ही अक्षरा ने उसे गले से लगा लिया। ये देखकर अक्षत हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने भी उसे गले से लगा लिया। आई लव यू टू अक्षत जी, अक्षरा ने उसे गले से लगाते हुए कहा। ये सुनकर अक्षत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए खड़े रहे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुनते ही दोनों अलग हो जाते हैं। तभी अदिति और नैना वहां आते हैं। चलिए देवर जी, आपका समय समाप्त हुआ, अदिति ने कहा। हाँ भाई, बाकी का रोमांस शादी के बाद कर लेना, वैसे भी आपकी शादी आज ही है,
नैना ने कहा। ये सुनते ही अक्षत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अक्षरा के चेहरे पर शर्म आ जाती है। नैना और अदिति उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और अक्षरा को वहां से लेकर चले जाते हैं। अक्षत अपने कमरे में वापस आ जाता है और देखता है कि आदि वहां बैठा कुछ सोच रहा है। क्या हुआ आदि? अक्षत ने पूछा। कुछ नहीं भाई, मैं शिवांगी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं कल से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। आदि ने कहा। तू चिंता मत कर, शिवांगी वो सब भूल नहीं पा रही है। तू बस उसे थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। अक्षत ने कहा। भाई मैंने कुछ सोचा है, आदि ने कहा। शाम के समय अक्षत की बारात निकलती है। सभी नाचते गाते मंडप तक पहुंच जाते हैं। अक्षरा की माँ अक्षत की आरती उतारकर उसका स्वागत करती है। फिर अक्षत आकर मंडप पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद शिवांगी अक्षरा को लेकर आती है। फिर पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। विवाह की सारी रस्में धीरे धीरे संपन्न होती हैं। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद विवाह संपन्न हो जाता है। अक्षत और अक्षरा सभी बड़ों के पैर छूते हैं। सारी रस्में होने के बाद अक्षरा की विदाई होती है और अक्षत अक्षरा को लेकर अपने घर आ जाता है। गायत्री अक्षरा का स्वागत करती है और फिर बाकी सारी रस्में होती हैं। नैना बेटा, अक्षरा को अपने कमरे में लेकर जाओ और उसे थोड़ा आराम करने दो। शाम को रिसेप्शन है, गायत्री ने कहा। जी माँ, नैना ने कहा और अक्षरा को अपने साथ ले गई। शाम के समय अक्षरा रिसेप्शन के लिए तैयार होती है। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, नैना ने कहा। सुंदर तो लगेगी ही ना, और वैसे भी रिसेप्शन के बाद तो अक्षरा को अपने कमरे में जाना है। क्यों अक्षरा? अदिति ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिसे सुनकर अक्षरा के चेहरे पर शर्म आ गई। आप तो अभी से शर्मा रही हैं देवरानी जी, तो रात को आपका क्या हाल होगा? अदिति ने कहा। ये कहकर अदिति और नैना हंसने लगती हैं। तभी वहां गायत्री आती है। तुम दोनों क्यों परेशान कर रही हो मेरी बहू को? अक्षरा बेटा बहुत प्यारी लग रही है, गायत्री ने कहा। थैंक यू माँ, अक्षरा ने कहा। फिर सब लोग पार्टी वाली जगह चले गए। अक्षत की नजर जैसे ही अक्षरा पर पड़ी, वो बस उसे देखता ही रह गया। भाई कंट्रोल करिए, यहाँ सब लोग हैं, रात में आराम से देख लेना, कोई आपको नहीं रोकेगा, आदि और समर ने उसे छेड़ते हुए कहा। ये सुनते ही अक्षत ने झेप कर अपनी नजरें घुमा ली। सारे मेहमान आ चुके थे। सभी अक्षत और अक्षरा को आशीर्वाद और उपहार देते हैं। तभी आदि स्टेज पर आता है और माइक लेकर कहना शुरू करता है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक गॉड सो मच कि आप सब मेरे भाई और भाभी को आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। आप सब तो जानते ही होंगे कि ये खुशियाँ बहुत मुश्किलों के बाद हमें मिली हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे परिवार में बहुत कुछ हुआ है और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई है, लेकिन बाकी सबने तो अपनी तकलीफ दिखा दी। लेकिन कोई है जो अपनी तकलीफ, अपना दर्द दिखा नहीं पाया, और इसके लिए मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ शिवांगी, आदि ने शिवांगी को देखते हुए कहा। शिवी जा, आदि तुझे बुला रहा है, ऋषि ने कहा। लेकिन शिवांगी ने कहना चाहा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, दी जाओ, समीर ने उसे धकेलते हुए कहा। शिवांगी ने देखा सभी की नजरें उस पर थीं, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेज पर गई। शिवांगी, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख हुआ है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। शिवांगी, मैं सबके सामने कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहते हुए आदि अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर उसके सामने करते हुए कहा। शिवांगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? ये सब सुनकर शिवांगी हैरान थी, साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। शिवांगी ने नजर घुमाकर अपने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में अपना सर हिला दिया। शिवांगी ने हाथ बढ़ाकर आदि को हाँ कह दिया। आदि ने वो अंगूठी शिवांगी की उंगली में पहना दी और सब लोग तालियां बजाने लगे। एक साल बाद अक्षत और अक्षरा की शादी को एक साल हो चुका था। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अक्षरा के आने के बाद अक्षत के घर की खुशियां दोगुनी हो चुकी थीं। सभी लोग अक्षरा से बहुत प्यार करते थे और अक्षरा को भी सबके साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज अक्षत के घर की रौनक ही कुछ और थी, क्योंकि आज आदित्य की शादी थी। पूरे घर को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया गया था। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। अक्षत अपने कमरे में अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है, अक्षत ने परेशान होते हुए कहा। तभी गायत्री और नैना उसके कमरे में आते हैं। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? गायत्री ने पूछा। माँ, मैं कब से अपना कुर्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, अक्षत ने कहा। भाई, आपका कुर्ता भाभी ने लॉन्ड्री में दे दिया है, शाम तक आ जाएगा, नैना ने कहा। एक दिन के लिए अक्षरा गई नहीं, तूने पूरा घर सर पर उठा रखा है, गायत्री ने कहा। तो आपको उसे नहीं भेजना चाहिए था ना,
अक्षत ने मुंह बनाते हुए कहा, चुप कर, हम जानते हैं कि तू उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन तू शायद भूल रहा है कि उसकी बहन की शादी है, इसलिए जितना हक हमारा उस पर है, उतना ही उसके मायके का भी है। और हर रस्म में वो हमारी तरफ से रही है, तो शादी में उसके मायके होना बनता है। गायत्री ने कहा, भाई आप जाकर आदि भैया की हेल्प कर दीजिए ना, वो कब से तैयार हो रहे हैं, अभी तक नहीं हुए। और समर भैया उनके साथ हैं, तो आप जानते हैं ना क्या होगा। उनसे कहिए जल्दी तैयार हों, वरना बारात निकल जाएगी और वो यहीं रह जाएंगे। नैना ने कहा। फिर गायत्री और नैना वहां से चले गए। ये बहुत गलत बात है अक्षरा, आपने मुझे अपनी आदत लगा दी है। देखिए मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पा रहा हूँ। बस जल्दी से शादी हो जाए और आप मेरे पास वापस आ जाएं। अक्षत ने अपने फोन में अक्षरा की फोटो देखते हुए कहा। शाम के समय आदि की बारात से बांगी के घर पहुंचती है। उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर शादी की रस्में शुरू होती हैं। अक्षत देखता है कि अक्षरा ने पिंक कलर का एक बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अक्षत की नजर उससे हट नहीं रही थी, लेकिन जब अक्षरा उसके पास आती है तो अक्षत उससे नाराज होने का नाटक करता है। क्या हुआ, आप नाराज हैं? अक्षरा ने पूछा। हाँ, अक्षत ने कहा। लेकिन क्यों? अक्षरा ने पूछा। तुम्हें नहीं पता क्यों? एक तो तुम मुझे छोड़कर चली गई, फिर मुझे एक भी बार फोन भी नहीं किया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अक्षत ने बच्चों जैसे शिकायत करते हुए कहा। ये सुनकर अक्षरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बात तो सही कह रहे हैं आप, फिर तो मुझे आपको मनाना चाहिए, अक्षरा ने कहा। हाँ, अक्षत ने कहा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है, अक्षरा ने कहा। क्या? अक्षत ने पूछा। वो एक्चुअली मेरी लैब में कोई और आ गया है और अब आपका प्यार बांटने वाला है, अक्षरा ने कहा, जिसे सुनकर अक्षत हैरान रह जाता है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। प्लीज बोलो, तुमने जो बोला वो झूठ है, अक्षत ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने जो बोला वो सच है, अक्षरा ने कहा। ये सुनते ही अक्षत की आंखें नम हो जाती हैं। ये देखकर अक्षरा उसके थोड़ा करीब आती है और उसके कानों में कहती है, आपको जानना नहीं है कि वो कौन है? अक्षरा ने पूछा। मुझे नहीं जानना, अक्षत ने रूखे स्वर में बोला। ये सुनकर अक्षरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपने पेट के ऊपर रख दिया। ये आने वाला है हमारे बीच, हमारे प्यार की निशानी, अक्षरा ने धीरे से अक्षत के कान में कहा। उसका मतलब समझकर अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत उसे गले से लगा लेता है। अक्षत की आंखें खुशी से नम थीं। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर जाता हूँ। दोबारा ऐसा मजाक कभी मत करना। तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, अक्षत ने कहा। मैं समझती हूँ, मुझे भी आज सुबह ही पता चला, लेकिन मैं आपको सामने से बताना चाहती थी, अक्षरा ने कहा। कुछ देर में आदि और शिवांगी की शादी हो जाती है और सब वापस घर आ जाते हैं। घर आकर अक्षत और अक्षरा सबको खुशखबरी सुनाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सब लोग अक्षरा का बहुत ख्याल रखते हैं, खासकर अक्षत। फिर 9 महीने के बाद अक्षरा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम रुद्रांश रखते हैं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।